ओके। आज का जो इंटरनेशनल पहला न्यूज़ है तो म्यांमार कू के बारे में है। तो म्यांमार का जो कू है इसमें एक स्ट्राइकिंग फीचर दिखा है। जो स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि उसमें कुछ प्रोटेस्टर्स दिखे हैं जिसमें कि वो वैसा जेस्चर लेकर के मतलब दिखे हैं जो कि पहले भी कहीं कहीं यूज हुआ है। तो उसी के बारे में है। तो एक थ्री फिंगर सल्यूट बोलते हैं उसको। तो थ्री फिंगर सल्यूट कैसे है कि जैसे कि बोला है कि जैसे थंब को क्रॉस करते हैं पिंकी फिंगर, तो पिंकी फिंगर बोलते हैं कानी उंगली में। तो ये जैसे इस तरह का ये जो जेस्चर है, अगर कि सबको दिख रहा होगा, तो ये जो जेस्चर है इसको बोलते हैं थ्री फिंगर सल्यूट। ठीक है। तो ये जेस्चर पहले भी थाईलैंड में जब वजीरा लोंगकोन मतलब वहां पे भी मिलिट्री जब उन लोगों को मतलब मिलिट्री इंटरफेयर की थी तो उसके अगेंस्ट भी वहां पे हुआ था। ये सारे लोग प्रोटेस्ट किए थे तो उस प्रोटेस्ट में भी इसी तरह का देखा गया था, मतलब डिस्प्ले हुआ था। तो ये बोलते हैं कि ये जो है ये एक तरह का मतलब हंगर गेम फ्रेंचाइजी में भी ये वाला देखा गया था। तो ये मतलब अब जेस्चर एक बन गया है जो कि जो मतलब मिलिट्री जो इंटरफेरेंस है मिलिट्री के अगेंस्ट में ये सल्यूट उल्लंघन करते हैं। और भी बहुत जगह ये देखा गया था। ये जब हांगकांग में भी जब हुआ था अम्ब्रेला अम्ब्रेला रिवोल्ट, तो उसमें भी देखा गया था अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन 2014 में, तब भी यही जेस्चर देखा गया था। तो उसी को लेके न्यूज़ है। कू के बारे में तो सबको अच्छे से पता है कि कू का क्या है। वो ऑंग सांग सू की को वो लोग अभी डिटेन करके रखे हैं। तो उसी के अगेंस्ट में हुआ है कि उसको छोड़ देने के लिए, ताकि वही मतलब अभी डेमोक्रेसी लाने का जो एक फिगर दिख रहा है सबको, वो अभी ऑंग सैन सू की ही दिख रही है। तो इसीलिए और क्या है, यूएस सैंक्शन लगाया है और मतलब बिडेन अनाउंस कर दिए हैं कि अ, ये जो कू है मतलब इसके कारण म्यांमार पे सैंक्शंस लगा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मतलब वो रिलीज करने के लिए ऑंग सांग सू की को। फिर वो भी है कि जब मतलब बहुत सारे मतलब इस कू के अगेंस्ट में मतलब म्यांमार में बहुत मतलब लार्जेस्ट सिटी मतलब ये यंगोन और मंडाले दोनों जगह ही बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसमें कॉमन पीपल तो है ही, लेकिन यहाँ पे जैसे पढ़े लिखे जो भी हो सारे लोग ही है। जैसे ऑफिशियल्स बैन है लेकिन मोर देन 5 पीपल नहीं खड़े हो सकते। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स है, सिविल सर्वेंट्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, मेडिकल पर्सनल है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, कैथोलिक वो क्लर्जी है, ये सारे लोग बाहर निकल गए हैं कू के अगेंस्ट में। तो वो उससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये वाला है। ये क्या है ना, उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है, इसीलिए हम इसको अलग से ही रखे हैं। ये क्या है कि इंडिया, हमको ये पता है कि अभी जो उसका कैपिटल है नेपाई तो है। ठीक है। इसका म्यांमार का, तो इसमें अभी न्यूज़ ये है कि हम लोग को ये पता है कि म्यांमार को जैसे मिलिट्री जो coup हुआ है उसको म्यांमार जुंता भी बोलते हैं। मतलब वो मिलिट्री का जो भी एक ग्रुप है। तो वो अभी म्यांमार का जो फ्यूचर है वो मतलब डेमोक्रेटिक रहेगा कि नहीं, ये सारा अनसर्टेन है। जो स्टेट है उसका बाकी स्टेट्स के साथ, मतलब स्टेट मतलब कि कंट्री जो है बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ये सारा अनसर्टेन है। प्लस वेस्टर्न कंट्री बहुत नाराज है, इसीलिए सैंक्शन लगा हुआ है उस पर, यूएस लगा है, यूरोप भी क्रिटिसाइज किया है। और ये कू के कारण बहुत सारा पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स चेंज होने वाला है। तो उसी को लेकर के हैं। तो यहाँ पे क्या है कि म्यांमार में फरवरी 2021, उससे पहले हम लोग को पता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी था, इलेक्टेड गवर्नमेंट थे। हम लोग फिर से बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद दिला दे। अच्छा ये बताओ कि मिलिट्री जो वो सत्ता को अपने हाथ में ले ली और ऑंग सान सू की को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिटेन कर दी, या फिर उन लोगों को डिटेन करके रखी है। तो ये क्या रीजन दी थी उसको, मिलिट्री क्या रीजन दी थी?
कि क्यों हम डिटेन कर रहे हैं और क्यों हम इस इलेक्शन को नहीं मान रहे हैं। ये हम पढ़ाए हैं, तुम लोग को हो सकता है कि क्वेश्चन समझ में। हम ये पूछ रहे हैं कि मिलिट्री क्या रीजन दे करके वो सत्ता को हाथ में ले ली, कि वो कुछ रीजन दी कि इसी के कारण हम सत्ता को हाथ में ले रहे हैं। हाँ निमेश बोलो। अनफेयर इलेक्शन। हाँ ये बोली है, एक तो अनफेयर इलेक्शन के बारे में बोली, और ये भी बोली है कि ये जो गवर्नमेंट है ये फेल हो गई है ये पता करने के लिए कि मतलब अनफेयर इलेक्शन हुआ है और जस्टिफिकेशन नहीं दी है, इसीलिए मतलब हम सत्ता को हाथ में ले रहे हैं। अच्छा, इसका जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जैसे कि मतलब वहां पे अभी सबसे बड़ा इशू अगर म्यांमार का इससे पहले कुछ था तो वो था रोहिंग्या इशू। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि ऑंग सान सू की रोहिंग्या के केस में मिलिट्री को जस्टिफाई की, ठीक है, जस्टिफिकेशन दी, और उसके चलते क्या हुआ कि रोहिंग्या का जो भी रिप्रेशन हुआ, जो भी हुआ, तो वो क्या है, लोग उसके लिए ऑंग सान सू की को क्रिटिसाइज किए थे। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अभी अगर डेमोक्रेसी लाने के लिए कोई देख रहा है तो किसको देख रहा है, फिगर कौन फिगर है, तो अभी भी लेकिन ऑंग सान सू की को ही देख रहा है, क्योंकि और कोई दिखता ही नहीं है। तो वही बोल रहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। ऑंग सान सू की को पहले क्रिटिसाइज किए, लेकिन अभी उसी को रिलीज कराने के लिए वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन लगा रही है और लोग वहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सूकी के बारे में भी बोला हुआ है। सूकी के बारे में ये बोला है कि सूकी एक फॉस्टियन बार्गेन की थी पावर में रहने के लिए मिलिट्री के साथ, जो कि उसको ही भारी पड़ गया। ठीक है, तो फॉस्टियन बार्गेन किसी को पता है ये क्या होता है? फॉस्टियन बार्गेन, फॉस्टियन ऐसे बोलेंगे, फॉस्टियन बार्गेन क्या है, किसी को आइडिया है? अच्छा, ये फॉस्टियन बार्गेन क्या है ना कि एक जॉर्ज फॉस्ट करके था, जर्मन एक लेजेंड है। वो एक मतलब उसका बहुत सारा क्लासिकल स्टोरी में वो एज अ प्रोटैगनिस्ट वो रहता है, मतलब फिगर। तो वो क्या है ना, फॉस्ट जॉर्ज फॉस्ट करके, तो उसके ऊपर एक स्टोरी है। वो क्या है ना कि वो बहुत वेल्दी, बहुत हाईली, जैसे बोलेंगे कि बहुत कुछ उसको सब कुछ मिल गया था, लेकिन फिर भी उसको क्या था ना, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था। और वो क्या किया था कि वो डेविल से एक डील किया था, मतलब कि वो किस लिए, ताकि हमको और भी नॉलेज आ जाए, उसका भी जो भी हम जानना चाहें और भी नॉलेज गेन कर सके। तो वही उसी को यहाँ पे कंपेयर किया गया, मतलब एज अ ये यूज किया है फॉस्टियन बार्गेन, कि वो सूकी को देखा जाए तो वो अच्छी मतलब अच्छा फिगर था वो, फिर उसकी मतलब फिगर एज अ डेमोक्रेसी लाने के लिए एक फिगर पर्सन थी, मतलब जैसे लोग भी उसका बहुत इसलिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन वो क्या की, रोहिंग्या केस में मतलब पावर में रहने के लिए मिलिट्री से वो देखा जाए तो एक तरह का बार्गेन की, कि हाँ ठीक है हम तुमको मतलब रोहिंग्या इशू को उसके लिए जस्टिफाई की कि हाँ मिलिट्री ऐसा कुछ नहीं की है, कोई रिप्रेशन नहीं की है। तो इसीलिए वही बोला है कि ये देखा जाए तो सू की पावर में रहने के लिए वो एक कदम उठाई थी। खैर सर्टनली उसको उसका मतलब अभी देखा जाए तो एक तरह का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही है कि अभी अगर देखा जाए तो उसका अभी इस केस में अभी जैसे फॉलन मसीहा थी, लेकिन अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसी का मतलब ये कंडोन करेगी। क्यों? क्योंकि मतलब उसका पास्ट एक्शन को कंडोन कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी म्यांमार को डेमोक्रेसी में मतलब फिर से वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए यही एक फिगर दिख रही है। और क्या है, और इसमें एक बोला जा रहा है कि ये जो घटना हुआ इससे सारा ध्यान कहाँ चला गया, अभी सू की फिर से क्या? अच्छा ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं। सबको दिख रहा है? शीट शेयर हुआ सबको? नहीं मैम। शीट नहीं दिख रहा है सबको? अच्छा हम फिर से कोशिश कर रहे हैं।
अभी अभी शेयर हुआ? यस मैम। फिर हम यहाँ बोल रहे थे कि जैसे हम बोले डेमोक्रेसी के लिए उसको देखा जा रहा है, तो अभी क्या है ना कि अभी देख रहे हैं कि इसमें एक और भी बात बोला है कि अभी सबका ध्यान कहाँ है, तो ऑंग सान सू की को रिलीज करवाने के लिए, इसीलिए सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अभी जो सारा जो ध्यान है लोग, मतलब अब देखा जाए तो यहाँ पे रोहिंग्या का जो इशू था उसको लोग अभी आराम से भूल जा रहे हैं, मतलब भूल जाएंगे जब तक ऑंग सान सू की नहीं वो वापस उसको नहीं किया जाता है। और जो प्रोसिक्यूटेड रोहिंग्या हैं उनका देखा जाए तो उनका जो मुद्दा है अब धीरे धीरे वो उनको लोग भूल गए हैं। तो यही है। और क्या बोला है, अब चाइना फैक्टर, हम पहले भी बोले थे चाइना का फैक्टर क्या है। तो चाइना के पास कोई मतलब एक मतलब जो मिलिट्री है तातमादाव, उसको एक्सेप्ट करने के अलावा मतलब कोई सूटेड कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो वही बोल रहा है, देखो अभी रिसेंट के लिए तो देखा जाए तो अभी प्रॉब्लम होंगे। क्यों? क्योंकि चाइना और रेस्ट ऑफ द जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है या फिर इंडिया है, अभी बिजनेस करने में अलग से सारा कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी चाइना का और ऑंग सान सू की का बहुत सारा प्रोजेक्ट्स था रीजनली, जो भी डेवलपमेंट का म्यांमार में। तो अभी देखा जाए तो ये सारा अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि फिर से तत्मादाव क्या लेगी क्या नहीं। लेकिन अभी पॉजिटिव साइड ये है कि पॉजिटिव साइड मतलब चाइना के लिए पॉजिटिव साइड ये है कि अ, अगर वो तात्मादाव को ये कर दे रही है, मतलब अगर उसका सपोर्ट कर रही है इसमें, तो देखा जाए तो चाइना का जो फुटहोल्ड है वो बढ़ाने में आसानी होगा। अच्छा, ये जो बात हम बोले कि वो बढ़ाने में आसानी होगा, क्यों आसानी होगा? मतलब इसके पीछे हम कुछ जियो पॉलिटिक्स जानना चाह रहे हैं कि क्यों, मतलब तात्मादाव क्यों बीजिंग का सपोर्ट लेगा, या फिर बीजिंग को आसानी होगा तात्मादाव से सारा मतलब अपना, जैसे होता है ना कि अपना फुटहोल्ड म्यांमार में बढ़ाने में बीजिंग को बहुत सुविधा हो गया अभी। क्यों? थोड़ा सा पूछते रहने से तुम लोग को भी समझ में आएगा। कोई आइडिया नहीं? अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं, अगर किसी को नहीं आइडिया है तो हम बता रहे हैं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज से जैसे यूएस, स्पेसिफिकली यूएस, यूएस को क्या है, चाइना से प्रॉब्लम है। अब यूएस क्या है, म्यांमार में सैंक्शन लगा रहा है। म्यांमार पे सैंक्शन लगा रहा है तो जो म्यांमार का तत्मादाव है, मतलब तत्मादाव ही बोल रहे हैं अभी, वो जो है वो ओके, हम ये दूसरा देखते हैं नेटवर्क। जस्ट अ मिनट, बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा नेटवर्क से देखते हैं क्या होता है। होपफुली ये भी थोड़ा देर काम चले। ये सबको दिखाई दे रहा है ना? शीट शेयर हुआ? यस मैम। ओके। हाँ, तो फिर हम आगे बोल रहे हैं, क्या बोले हम कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज अभी म्यांमार पे सैंक्शंस लगाई है। तो बीजिंग जो चाइना है
वो भी वेस्टर्न कंट्रीज, उससे भी अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, तात्मादाव को फेवर करेगी, तो तात्मादाव एज अ उसको प्रोस्पेक्ट देखेगा कि अरे ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज तो मेरे पे सैंक्शन लगा रही है, तो हम लोग का दोस्ती काम आ सकता है। तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत पॉजिटिव उन लोगों का रिलेशन होने वाला है, और क्यों, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। और ये मतलब अच्छा देखा जाए तो चाइना के लिए मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो, उसको क्या मतलब है, क्योंकि वो उसको देखा जाए तो वो जो पावर में है उसी के साथ अच्छा है, और अभी तो सैंक्शंस लगा है तो और देखा जाए तो और ज्यादा उसको फायदा होने वाला है। लेकिन बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो चाइना को इसी के लिए। और चाइना का वो ये भी न्यूज़ आया था कि चाइना का जो एम्बेसी है वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यंगॉन में। अच्छा, अब आते हैं न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का पहले भी हम बात किए हैं कि न्यू दिल्ली का अब जो ये पहले भी उसका क्या था कि मोस्ट चैलेंजिंग डायलेमा है कि कैसे ये मिलिट्री कूप पे रिएक्ट करे। लेकिन मतलब क्यों? क्योंकि पहले भी वो डुअल पावर सेंटर में रहा है, लेकिन लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है न्यू दिल्ली का, मतलब इंडिया का, वो क्लियरली उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। वो इंडिया का भी क्या कंसर्न है कि उसको अभी जो पावर में है उसी के साथ रहना है। तो हाँ, ये बोल रहा है, स्टैंस लिया है कि हाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, और डेमोक्रेसी के लिए वो बोला है कि हाँ मतलब हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारा वो रहता है कि हम मतलब लिबरल डेमोक्रेसीज में हमारा नाम आता है इंडिया का। तो हम हमेशा चाहेंगे कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी रहे, लेकिन वो जुनता को पूरी तरह से ऑफेंड नहीं कर रहा है। हम बताए थे क्या क्या रीजंस था, तो ठीक है, बताओ क्या क्या रीजंस है कि डायरेक्टली ऑफेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्टली वो ऑफेंड नहीं कर रहा है मिलिट्री को, ये हम बताए हैं ऑलरेडी, हम लोग डिस्कस किए हैं ये सब बात। किसी को याद नहीं है? यानी हम ही को बताना होगा। डायरेक्टली ऑफेंड नहीं कर रहा है क्योंकि हम बताए थे कि एक तो उसको नॉर्थ ईस्ट में ये जैसे ये चिकन नेक वाला एरिया है, तो चिकन नेक वाला एरिया है, यहाँ पे कभी भी चाइना ब्लॉक कर दे तो ये नॉर्थ ईस्ट उसका चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा तो अभी जैसे कालादान प्रोजेक्ट के ये से जो यहाँ पे राखीने प्रोविंस में सितवे पोर्ट कर रहा है, जो कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ये इंडिया और म्यांमार है, और उसमें थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल है उसमें भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन इंडिया म्यांमार का है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। मतलब क्या, इंडिया यहाँ से डायरेक्ट जाएगा म्यांमार, और म्यांमार से फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया वो, इसलिए वो ऑप्शंस रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर चिकन नेक में कभी भी अगर चाइना इसको ब्लॉक कर दे तो हमारा कोई भी साधन नहीं है कि हम यहाँ पे जाएं। और वो बांग्लादेश पे हम लोग डिपेंडेंट है, लेकिन ऑल्टरनेटिव और कोई रूट ही नहीं है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के सेफ्टी के लिए या इसका सिक्योरिटी के लिए म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन अच्छा मतलब हम लोग बना के रखना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग पूरी तरह से मिलिट्री के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। और भी है, जब नॉर्थ ईस्ट में यहाँ इंसर्जेंसी हुआ था तो उस समय इंसर्जेंसी को रेस्टोर करने के लिए, उसको डील करने के लिए म्यांमार आर्मी जो था वो हम लोग मतलब यहाँ के मिलिट्री, म्यांमार की मिलिट्री यहाँ के मिलिट्री के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट की थी, और यहाँ पे उन लोगों को बहुत हेल्प की थी यहाँ इंसर्जेंसी से डील करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग अभी पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और अभी मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन होता है, और पूरी तरह से मतलब क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली हम लोग फेवर में हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाए। फिर रोहिंग्या इशू हम बता ही कि रोहिंग्या इशू के टाइम में जो वहाँ पे उसको डील करने में भी जो म्यांमार का जो बॉर्डर पे इंसर्जेंट्स लोग घुस रहे थे, उस समय भी म्यांमार मिलिट्री हेल्प की थी। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है म्यांमार की मिलिट्री हम लोग के लिए। तो इसीलिए न्यूज़ था। अब आते हैं, इंटरनेशनल खत्म हुआ, अब हमारा नेशनल न्यूज़।
तो अच्छा, दिल्ली अभी क्या कर मतलब दिल्ली मतलब अगर दिल्ली बोल रहे हैं मतलब कि इंडिया इंडिया अभी जो फॉरेन पॉलिसी जो यूएस का फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है उसके लिए अभी उसका ऑप्शन क्या है? उसके पास एक ही अभी ऑप्ट करके रखा हुआ है कि बस अभी रुके और देखे कि क्या फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो जो बिडेन जो है, वो क्या है, वो इंडिया की तरफ लीस्ट कंसर्न है। मतलब इंडिया के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो एक तरह से। क्यों? क्योंकि उनका जो दिख रहा है मतलब उनका जो साइलेंस है वो कॉन्स्पिक्यूअस है मतलब ऐसा कि दिख रहा है कि वो साइलेंट है। मतलब कोई स्ट्रैटेजिक कुछ भी मतलब वो बात ही नहीं कर रहे हैं। इवन क्वाड को लेके जो इंडो पैसिफिक साउथ चाइना सी इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर मतलब कोई रेफरेंस ही नहीं है इंडिया का। फिर उसके बाद क्यों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारा स्टेटमेंट दिए हैं। चाइना को लेके स्टेटमेंट दिए हैं। वो बोले हैं कि हम जैसे अगर मेरा सिक्योरिटी कंसर्न रहे, ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स रहे या फिर इकोनॉमिक जो भी हो और चाइनीज़ का अग्रेसिव पोस्चर है तो हम उस पे रिएक्ट करेंगे। और ये भी बोले हैं कि जो चाइना है मेरा मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर है। ये बात बोले हैं। फिर रशिया को लेके भी बोले हैं कि अ वो एज़ अ थ्रेट है हमारा डेमोक्रेसी के लिए, वो भी बोले हैं रशिया के लिए भी। लेकिन मतलब डिटरमाइन्ड टू डैमेज डेमोक्रेसी इन यूएस ऐसा वो बोले हैं। फिर लेकिन इंडिया को लेकर के उनका कोई ये नहीं है। फिर साउथ एशिया मतलब को लेकर के उनका कोई भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट जो है वो अपना यूरोप का एलाइज़ और नॉर्थ ईस्ट एशिया को ही कंसर्न में है, ठीक है? और क्या है, ये भी है कि जो बिडेन जो देखा जाए तो इंडिया को इवन मतलब बहुत दिन तक तो कॉल भी नहीं किए थे नरेंद्र मोदी को ऑफ़िस में आने के बाद। हाँ, उसका जो डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, ये सब नाम याद रखोगे क्योंकि नाम आया है दैट मीन्स कि इम्पोर्टेंट हो गया। लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। ये सारे लोग हाँ, अपने काउंटर पार्ट से बात ज़रूर किए हैं, लेकिन अभी तक मतलब जो बिडेन अभी तक नहीं किए थे लेकिन रिसेंटली शायद करंट का न्यूज़ था कि हाँ, किए हैं, लेकिन इतने दिनों बाद 8 फरवरी या कुछ उस समय किए थे शायद। तो अभी क्या है ना कि ये जो दिल्ली क्या है अभी गेस ही कर रहा है कि क्या गेम होने वाला है। अभी वो वेट कर रहा है कि क्या जो बिडेन जो है काटसा के मतलब थ्रू हम लोग पे सैंक्शन लगाने वाले हैं। वहाँ का जो यूएस का चार्ज वो डिफेंस अफेयर्स जो डॉन हेल्फिन है, वो बोला है कि ये कंफर्म किया है कि इंडिया को कोई वेवर नहीं मिलने वाला है और मतलब जो अभी सैंक्शंस है। लेकिन आगे क्या सैंक्शन लगेगा कि नहीं, नहीं पता। तो इंडिया अभी वेट एंड वॉच मोड पे है कि क्या शिफ्ट होने वाला है, क्या फॉरेन पॉलिसी में चेंज होगा यूएस का। ठीक है, आगे। अच्छा ये एक न्यूज़ है कि क्या हुआ है कि अ, अच्छा इसको बाद में आते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा अलग है। ये हाई कोर्ट गवर्नमेंट को बोली है मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ये दिल्ली गवर्नमेंट को बोली है मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स ठीक है वहाँ पे एक रेयर डिजीज का आया हुआ है मतलब एक चिल्ड्रन 2 बच्चे हैं उसमें वो दोनों को क्या है दोनों को मतलब एक 2 साल का है एक 3 साल का है दोनों को एक बीमारी है जो बहुत रेयर है ठीक है तो वही बोला जा रहा है वो उस बीमारी का नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस ठीक है 2 एमपीएस 2 भी बोलते हैं इसको हंटर सिंड्रोम भी बोलते हैं ये अटेन्युएटेड टाइप है ठीक है अब ये क्या है ये जो रेयर डिजीज है ये मतलब फैमिली में ही पास होता है मतलब फैमिली इन फैमिलीज पास होता रहेगा तो इसमें क्या है दोनों बच्चे जो है वो अच्छा ये बीमारी में होता क्या है ये जनरली मोस्ट जो अफेक्ट होते हैं ये बॉयज होते हैं और उनके बॉडी में जो जैसे हम लोग का जो शुगर है वो ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बोन्स को स्किन को टेंडेंस के लिए जो जरूरी है टेंडेंस के लिए जो ज़रूरी है। तो ये क्या है ना वो ब्रेक ही नहीं कर पाता है, ये बीमारी में ऐसा होता है। तो ये नहीं ब्रेक करने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। ऑब्वियस बात है शुगर नहीं मिलेगा तो जो भी है
वो रप्चर होगा तो फिर वो बिल्ड नहीं होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो ये क्या हुआ है कि एम्स मतलब ये बोला है हाई कोर्ट कि ये बीमारी में बोलते हैं कि करीब 1 साल में 80 लाख या 1 करोड़ खर्चा होगा एक जन का, मतलब ट्रीटमेंट का कॉस्ट आएगा। तो ये बोला है कि गवर्नमेंट को इस प्रोवाइड करना चाहिए और मतलब गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि उसका फैमिली में मतलब 1 करोड़ रुपया मतलब कमाने लायक तो है नहीं, मतलब उन लोगों का फैमिली मतलब जो बैकग्राउंड है। तो इसीलिए बोला है कि वो जो पिटिशनर है। मैम साउंड कम हो गया है। साउंड कम हो गया है, सबको साउंड कम हो गया है। Yes, अच्छा, ma'am. हाँ मैम, आपका साउंड कम है, तब से बटन दाबे हुए बढ़ ही नहीं रहा साउंड। अच्छा, हमको लगा मोबाइल खराब हो गया। अब ये कैसे हो गया? बहुत ज्यादा कम है, हमको जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आ रहा है साउंड? हाँ अभी ठीक है, बीच में बहुत कम आ रहा था। ठीक है, तो हम जोर से बोलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा जोर हो जाएगा तो भी बता देना, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, ठीक है? एटलीस्ट साउंड तो पहुंच जाए क्लास। वो मतलब हमको फील होना चाहिए कि हाँ तुम लोग को साउंड जा रहा है। अभी ठीक है ना? मैम ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो। हम बहुत जोर से बोल रहे हैं इसीलिए ठीक हो गया होगा। नहीं अभी ठीक। एक बार ऑडियो सेटिंग्स चेक कर लीजिए, वहां पे माइक का बढ़ा लीजिए। यहाँ पे तो फुल ही है पूरा। नहीं अभी ठीक है। होगा कुछ प्रॉब्लम, वो हो सकता है नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा होगा। हाँ ये तो अच्छा, हम इसको और फुल कर ले। चलो मैक्सिमाइज कर दिए इसको। अब आ रहा है ना ठीक? Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है, चलो। फिर आगे ये, हाँ तो फिर उसके फैमिली में बोल रहे हैं कि मतलब जो पिटिशनर है वो बोला कि हमको पैसा नहीं चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, बस मेडिसिन जो उसका खर्च है, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्च है वो खाली मिल जाए। ओके, आगे ये डेंजर्स ऑफ हार्ट सॉवरेनिटी, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा बात है, बहुत सारा आइडियाज है, एक एक करके सुनते जाओ। हो सकता है कि बहुत सारा आइडियाज है तो मतलब कंफ्यूजन भी हो, लेकिन मतलब एक एक लाइन करके सुनते जाओ, बहुत अच्छा है। ये क्या है कि ये मतलब बोला जा रहा है कि इंडिया का शिफ्ट किधर हो रहा है। इंडिया का शिफ्ट हो रहा है हार्ट सोवरेनिटी, मतलब कि हम संप्रभु है। तो मतलब हर चीज में उसका इंटरनल मतलब वो इंडिया का बोलना क्या है कि आउटसाइडर्स को इंडिया का इंटरनल अफेयर्स में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। स्पेशली अगर जब मतलब इंडिया में मतलब डिस्टर्बिंग कोई सर्कमस्टांसेस हो रहा हो, तो बाहर वाले लोग को कोई हक नहीं बनता है यहाँ के बारे में बोलने। तो ये तुम लोग को पता चल ही गया होगा ये किसके लिए होगा। ये ग्रेटा थनबर्ग जो ट्वीट की थी उसको लेकर के है। ये न्यूज उससे रिलेटेड जरूर है, लेकिन इस कंट्री के हार्ड जो इस तरह का जो स्टैंड है जो लिया हुआ है इंडिया वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड सिनारियो में इसका जो फेस है, मतलब इंडिया का जो एक वैल्यू है वो बहुत डिस्टॉर्टेड होता जा रहा है। तो इसमें ही दिया हुआ है न्यू पोस्चर जो इंडिया लिया है हार्ट सोवरेनिटी का। तो ये बहुत गलत है कि मतलब इसमें बहुत सारा कंसर्न है, ठीक है? तो क्या क्या है, जैसे कि इंडिया क्या बोला कि इंटरनेशनली लोग क्रिटिसाइज किए इंडिया को पहले भी, जम्मू कश्मीर इशू पे, सीएए पे, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीएए और वो दोनों को लेकर के, वो दिल्ली राइट्स को लेकर के, और जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है होना चाहिए, उसमें जो दिख रहा है हम लोग को कि ये अभी जो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पूरी तरह से मतलब डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है? ये एकदम फैक्ट है। तो ये बोला जा रहा है कि जो अ, बाहर की जो कम्युनिटी है, ये जो सेलिब्रिटीज है, जो भी एक्टिविस्ट है, वो जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इंडिया पूरी तरह से बोल दे रहा है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को भी बोलने का जरूरत नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। इवन जो सेलिब्रिटीज जो अभी बोले, फिर उसके बाद साथ ही साथ जो तेंदुलकर अभी शायद बोला, मतलब बोले कि
वो बोले कि द पोस्चर हैड बीन पॉपुलरली, मतलब जैसे वो बोले कि ये जो इंडिया का जो सोवर्निटी है ये मतलब किसी को भी बोलने का हक नहीं है इसमें, ठीक है। वो हैशटैग करके शायद ये बोले हैं, किसी को भी बोलने का, मतलब ट्वीट किए हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर और आउटसाइडर्स कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो हमारा सोवर्निटी के लिए डेंजरस है, ऐसे करके शायद ट्वीट किए हैं। और ये जो इंडिया का मामला है, जो इंडियंस ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया में क्या चलना चाहिए और किस तरह का माहौल होना चाहिए, ये इंडियन डिसाइड करेंगे। इंडिया का मामला है इसलिए इंडियन डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत अजीब सा बात है। इसमें ये बोला जा रहा है कि पहले जो इंडिया का जो पोस्चर था, जो सॉवरेनिटी को लेकर जो पोस्चर था, वो ठीक है, टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव गोल था। मतलब क्या है कि वो ऐसे मतलब वर्क करता था, मतलब उसका बुलवर्क क्या था, मतलब जो मेन ये क्या था कि कोई भी दूसरा पावर इंडिया पे मतलब बुलिंग ना कर सके, और असर्टिव स्टैंस लेता था। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनॉमी के लिए ज़रूरी था, और जो पावरफुल नेशंस हैं, वो इस पे हावी ना हो जाए। तो इसीलिए उसका स्टैंस, मतलब लेकिन क्या उसमें क्या था, इंडिया का प्रोग्रेस मार नहीं खाना चाहिए, इसीलिए वैसा स्टैंस था। लेकिन अभी क्या है, अभी हाइपर नेशनलिज्म दिख रहा है। मतलब जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे अभी का जो पोस्चर है, जो अनप्लेजेंट जो भी हो रहा है, लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसमें आया है एग्जांपल्स कि क्यों और खराब है। जैसे कि अ, ये बोले कि इंडिया में जो बोल रहे हैं कि हाँ प्रेस्टीज हम मेरा बढ़ रहा है अभी, जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया में, इंडिया का लोग पावरफुल सोच रहे हैं, इंडिया अभी इन्फ्लुएंशियल की तरफ जा रहा है, ग्लोबल स्टेटस गेम है, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बोल रहे हैं। जैसे कि जैसे बहुत बोनहोमी में थे कि जैसे यूएस प्रेसिडेंट का साथ वार्म रिलेशन था, फिर डेविड कैमरन के साथ जो अब की बार वाला स्लोगन जो चला, फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, मतलब इसी सब से एग्जांपल देके बोलते हैं कि इंडिया का जो प्रेस्टीज है, इंडिया के बारे में लोग, हाउडी मोदी जो चला, फिर नमस्ते ट्रम्प, वो बोले कि हाँ मतलब इंडिया का जो बढ़ रहा है, मतलब प्रेस्टीज बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या है, वो तभी बढ़ रहा था जब इंडिया एज़ अ, जैसे बोला जाए तो लिबरल डेमोक्रेसी के ए में आ रहा था। और जो इंडो पैसिफिक अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब क्या है, लिबरल डेमोक्रेसीज है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो अगर इस तरह का नॉर्म अगर देखे और ह्यूमन राइट्स जैसे का वायलेशन होता रहे, और वो किसी सबको मना कर दे कि हाँ मतलब किसी, ये मेरा इंडिया का लोग है, इंडिया का लोग ही डिसाइड करेगा, तो ये क्या होगा कि बाद में जब इंडिया किसी को क्रिटिसाइज करेगा ना, जैसे बलूचिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान बलूचिस्तान में, तो उस समय इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा था पाकिस्तान को कि नहीं बालूच लोग के साथ वो गलत हो रहा है, तो इंडिया किस मुंह से वो क्रिटिसाइज करेगा। फिर ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया जो अपना सीए बनाया, जो सीए लॉ लाया, वो क्यों लाया इसलिए कि जो माइनॉरिटीज जो मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, मतलब जो प्रोसिक्यूटेड है, उन लोगों को हम शरण मतलब सिटीजनशिप देंगे। तो यही बात बोला ना। तो वो किस हक से बोला? क्योंकि वो तो उन लोगों का इंटरनल मैटर है, आपका तो कोई इंटरनल मैटर है नहीं। तो वही वो बोला कि वो जो लेजिस्लेशन किया तो किस हक से किया कि वो उसको, वो जब वो तो पाकिस्तान का कंट्री का मुद्दा था, बांग्लादेश का अपना मुद्दा है, अफगानिस्तान का अपना मुद्दा है, तो वो क्यों वैसा बोल पाया, मतलब वैसा क्यों बोला। फिर उसके बाद और भी आया कि इससे क्या होगा कि इससे उसका वो देखा जाए तो कुछ बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या होगा कि वो उसका डिप्लोमेसी के लिए, मतलब डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो ग्लोबल गेम वो खेलना चाह रहा है कि हाँ ग्लोबली मेरा प्रेस्टीज बढ़ रहा है, वो एडवर्सली इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, तो एक लिबरल डेमोक्रेसी है तो सबको बोलने का हक है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो मेंटालिटी हो जाएगा हार्ड सोवर्निटी के कारण, नेशनल आइसोलेनिज्म हो जाएगा। मतलब वो मेंटालिटी क्या होगा, मतलब सीज हो जाएगा कि बाहर का कोई कुछ क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि
ये आत्मनिर्भर निर्भर जो रेटोरिक चल रहा है, तो इसमें क्या है कि वेस्टर्न जो भी है, वो क्या होगा कि मतलब हम लोग का जो आइडेंटिटी है वो बिलीगर्ड टाइप का हो जाए कि हम लोग दूसरे के लिए तो कुछ और बोलते हैं, अपने लिए कुछ और बोलते हैं। तो ये सब ही है। ये सब सीए वाला भी बात इसमें उठा है। तो पढ़ना बाकी समझ में आ जाएगा। ये अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा है कि वो मतलब क्या है इंडिया का जो भी है, मतलब अभी जो फिर और भी आया है कि इंडिया जो रेपुटेशन अभी तक था एक सॉफ्ट पावर कैपिटल ठीक है, लेकिन मतलब वो अपना शॉर्टफॉल जो था वो इंटरनेशनल एम्बिशंस में तो वो फुलफिल कर रहा था, लेकिन अभी अगर जो देखा जाए तो अभी वो लीडिंग पावर नहीं बनेगा, उल्टा ही वो उसके लिए खराब होगा। तो इसीलिए उसको मतलब लिबरल ही बन के रहना हो चाहिए, वही बात बोला हुआ है। ओके, आगे ये लॉ एंड कंपैशन, तो ये वही न्यूज़ है अच्छा थोड़ा सा पूछ ले, हम इतना तो बोल दिए, बाकी का बात पूछे। अच्छा, पार्डनिंग पावर जो गवर्नर का है वो कौन से आर्टिकल में है? हाँ पूजा बोलो। मैम 161। मीरा मीरा ये बताओ प्रेसिडेंट का किस में है? 72, आर्टिकल 70। हाँ आर्टिकल 72। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़ क्या है, ये वाला हम बहुत अच्छे से तुम लोग को पढ़ा है। यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ क्या है, यहाँ पे जैसे गवर्नर क्या बोल दिया था, गवर्नर बोल दिया था कि नहीं जो याद करो, अच्छा स्टोरी सुनेंगे क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो। अच्छा बताओ वहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, पहले पहले क्या हुआ, क्योंकि तब थोड़ा अच्छे से हम आगे बोल पाएंगे, नहीं तो पहले का अगर याद भी नहीं होगा तो हमको फिर से बोलना पड़ेगा। वहाँ का स्टोरी बताओ कि एक्चुअली जो हम बता दे रहे हैं वहाँ पे जो राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी का जो मर्डर केस में जो लोग थे, जो बॉम्ब बनाए थे या फिर बॉम्ब बनाने के लिए जो लाए थे, तो उन लोगों का मर्सी पिटिशन के ऊपर केस था, तो गवर्नर को भेजा गया मर्सी पिटिशन, उसके बाद क्या हुआ ये स्टोरी कौन बता रहा है? क्या हुआ निमेश, सोच रहे हो, हाथ उठाए नहीं उठाए, क्या बोलेंगे, छोड़ो कितना बोलेंगे। मैम क्वेश्चन क्या पूछे? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वहां पे मर्सी पिटिशन वो दिया, ठीक है, और मर्सी पिटिशन का क्या हुआ, मतलब गवर्नर क्या स्टैंड लिया, वो कैबिनेट क्या बोली, सेंटर क्या बोली, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, ये सब बताओ। ठीक है तूफा बोलो। मैम ये याद है कि मतलब गवर्नर को पार्डनिंग पावर जो दिया गया था, तो फिर बाद में वो बोले थे कि ये एक्चुअल पावर प्रेसिडेंट का ही है, तो वो उनको भेज दिया था। हाँ निमेश क्या बोल रहे हो? वो पार्डन दे ही नहीं रहे थे, अपना एसेंट नहीं दे रहे थे। पूजा कुछ और बोल रही हो? मैम उस पे टाडा वाला तो हट गया है ना, तो उसके मतलब वो हटा के अगर देखा जाएगा तो फिर वो मतलब उसका जो वो मतलब वो कबूला था वो नहीं माना जाएगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आया सबका बात, फिर से हम एक बार स्टोरी बता रहे हैं क्या है। देखो वो जो पेरारीवलम था उसको अरेस्ट किया गया था, कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा ठीक है, हम स्टोरी तो बताएंगे, उससे ये बताओ कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन की जो कोई करता है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो भी हमारा है, तो अगर हम क्राइम किए और हम मतलब क्राइम किए और हम कन्फेशन किए पुलिस के सामने और पुलिस ले जाकर के कोर्ट में दिखाया, तो क्या वो एडमिसिबल है कोर्ट में या नहीं है? शाश्वत बोलो। नहीं है। फिर सबसे पूछते हैं, मीरा। मैम नहीं है। पूजा। मैम अगर सुप्रिटेंडेंट पुलिस रहेगा तो एक्सेप्टेबल रहता है। तूफा क्या बोल रही हो?
मैम यही बोल रहे थे कि अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का रहेगा तो एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, ये गलत है। अगर हम क्राइम कर चुके हैं, ठीक है, तो याद रखो क्राइम कर चुके हैं, और टाडा और पोटा क्या था, वो प्रिवेंटिव था, ठीक है। ये क्राइम कर चुके हैं, दैट मीन प्यूनिटिव होगा। और प्यूनिटिव केस मतलब टाडा पोटा के केस में अलग है। अभी में एविडेंस एक्ट के तहत जो क्राइम अगर हम कर चुके हैं और हम अगर कन्फेशन पुलिस के सामने करते हैं, तो वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, चाहे वो सुपरिटेंडेंट लेवल का हो या कोई भी लेवल का हो, नहीं है, ठीक है, याद रखोगे। एविडेंस एक्ट के तहत जो हमारा है। फिर जो टाडा और पोटा में था, उसमें ये बात था कि अगर मतलब वो प्रिवेंटिव कानून था, प्रिवेंटिव जो एक्ट था, ठीक है, जैसे कोई भी क्राइम होने से पहले, ठीक है, उसके तहत। तो उसमें क्या था कि उसमें अगर सुपरिटेंडेंट लेवल का अगर किसी के सामने कन्फेशन किए हैं, तो वो एडमिसिबल है कोर्ट पे, ठीक है, यही बात था। तो ये क्या हुआ, अब कहानी क्या कि पेरारीवलम क्या किया था, वो जो उस समय सीबीआई का भी ये था, सीबीआई इंक्वायरी का कोई पर्सन था, और एसपी था शायद, ठीक है, कोई अच्छा पोस्ट मतलब सुपरिटेंडेंट पोस्ट का ही था, उसके सामने कन्फेशन किया था, लेकिन वो कन्फेशन को मैनिपुलेट किया था, वो खुद ही एक्सेप्ट किया 2016 में शायद। वो जो पर्सन था, थुगाली ना कुछ नाम था, वो एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैनिपुलेशन किए हैं हम। तो क्या हुआ, पेरारीवलम ऑलरेडी 30 इयर्स बिता चुका है, तो वो मर्सी पिटिशन दिया था गवर्नर को। गवर्नर क्या किया था, गवर्नर एक बार उसको रिटर्न कर दिया था, लेकिन कैबिनेट फिर से उसको बोला, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो फिर से बोला कि अ, ये मतलब उसको मर्सी दे देने के लिए, मतलब उसको रिलीज करने के लिए। लेकिन फिर भी गवर्नर उसको होल्ड करके रख लिया, मतलब होल्ड मतलब कि नहीं दिया, मतलब ऐसे रिजेक्ट भी नहीं किया, लेकिन नहीं दिया, मतलब अपने पास रख लिया। तो वो क्या फिर उसके बाद पिटीशन गया फिर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो पूछ मतलब सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं वो दे देना चाहिए, मतलब क्यों नहीं दे रही है। तो फिर वो क्या मतलब फिर सेंटर ये बोली कि हाँ हाँ वो विद इन अ डे वो दे देगी। लेकिन पहले तो वो बोली कि सेंटर बोली कि ये प्रेसिडेंट देगा, ये मतलब ये बोला गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर बोली सेंटर कि हाँ नहीं ठीक है वो दे देगा, ठीक है। तो लेकिन फिर गवर्नर क्या किया, गवर्नर ये बोला कि नहीं ये प्रेसिडेंट का अधिकार है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट ही देगा, ऐसे करके वो प्रेसिडेंट के लिए रख दिया। तो फिर यही बात उठा था कि मतलब ऐसा क्यों। तो अभी फिर से जो न्यूज़ आया है, ये बोल मतलब इसमें कुछ-कुछ बात उठाया है। इसमें ये बात उठाया है कि ठीक है, कुछ लिमिटेशंस तो है इसके पास, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर में। लेकिन मतलब गवर्नर क्या मतलब ये जो डिसाइड किया कि हाँ ये प्रेसिडेंट को ही हक है, ये क्या गवर्नर क्या दलील दिया इसके पीछे? ये गवर्नर ये बोला कि स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के बियॉन्ड है ये। क्यों? क्योंकि जो राजीव गांधी का जो केस था, वो जो आदमी उस राजीव गांधी केस में जो उसके ऊपर जो ट्रायल हुआ है, वो सेंट्रल एंटी टेररिज्म लॉ, मतलब सेंट्रल लॉ, ठीक है, सेंट्रल एंटी टेररिज्म लॉ के तहत हुआ है। और अंडर सीबीआई जो प्रोब की थी, मतलब जो छानबीन की थी, उसके तहत उसको मिला हुआ है, मतलब उसको किया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब बोल रहा है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर के बियॉन्ड है, इसीलिए ये प्रेसिडेंट को ही अधिकार है। तो अब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट तो अटेम्प्ट की थी 2014 में कि हाँ उसका सेंटेंस को रेमिट कर दे, और अंडर क्रिमिनल वो पीनल मतलब सीआरपीसी के तहत एपेक्स कोड ये रूल कर दी थी कि हाँ सेंटर का मतलब कंकरेंस चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन बात ये आ रहा है कि मतलब कि बोला जा रहा है कि सीआरपीसी का जो ये है वो सोवरेन पावर तक लिमिटेड नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही दे सकता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जब टाडा के तहत उसको किया गया था, तो ऑलरेडी टाडा का जो उस पे आरोप था, वो तो ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, ठीक है। और ये जो जो मर्डर
कॉन्स्पिरेसी के लिए था। तो टाडा तो सेंट्रल लॉ था, टाडा तो ड्रॉप कर दिए, तो अब कहाँ से सेंट्रल लॉ बचा? ठीक है, यही मतलब जो उसके फेवर में जो जजमेंट मतलब जो बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अच्छे से समझो कि गवर्नर क्या बोला, टाडा के तहत लिया गया था, सेंट्रल लॉ था टाडा, इसीलिए प्रेसिडेंट को ही हक है, मेरे को मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर से बियॉन्ड है। लेकिन बात ये बोला जा रहा है कि टाडा का जो ये था, मतलब टाडा के तहत जो उसको बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट तो कब का वो जो चार्जेस है उसको ड्रॉप कर चुकी है। तो फिर ये कहाँ से बचा टाडा के ये से? तो ये तो गवर्नर का जुरिस्डिक्शन से बाहर तो नहीं है, गवर्नर तो दे ही सकता है, क्योंकि टाडा अगर रहता तो फिर वो गवर्नर बोलता हाँ सेंट्रल लॉ। तो इसी को लेकर के बोला गया है कि अगर देखा जाए तो ये गवर्नर मतलब ये कर सकता था, लेकिन ये मतलब देखा जा रहा तो एक जीरो टॉलरेंस टाइप का है वो, और ये मतलब कि उसका जो ड्यूटी है उसके साथ वो नाइंसाफी है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि जो 30 साल से है ऑलरेडी, जो मतलब क्राइम शायद नहीं किया हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब यही दिख रहा है कि क्या लॉ है और क्या मतलब कुछ भी मतलब कोई कंपैशन नहीं है। तो मतलब यही बोल रहा है कि पॉलिटिक्स में कोई कंपैशन नहीं है, मतलब इस तरह से। चलो आगे देखते हैं, इस तरह का ही है। तो आगे, अच्छा ये भी बहुत अजीब सा है आर्टिकल, लेकिन पढ़ना तो है। ये क्या हुआ है कि हम लोग अभी देखें कि अर्जेंटीना में अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया। कितना वीक्स तक अबॉर्शन अर्जेंटीना में अभी अलाउ किया गया? अतुफा बोलो। 20 वीक्स। अच्छा, सब कोई अग्री कर रहे हो? अच्छा नेहा बोलो। मैम 14 वीक्स। अच्छा अनिमेश क्या बोल रहे हो? सेम 14 वीक्स। अच्छा अतुफा 20 वीक्स बोली है, 20 वीक्स कहाँ का है? अच्छा इंडिया का कितना है? सना बोलो। मैम इंडिया ही का है शायद 20 वीक्स। मीरा? इंडिया का 24 वीक। अच्छा पूजा क्या बोल रही हो? मैम 20 है इंडिया का। अच्छा 2024। एक्चुअली इंडिया का 24 वीक्स है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मतलब है लेकिन 24 वीक्स है। अच्छा आते हैं यहाँ पे हाँ ये 14 वीक्स सही था, अर्जेंटीना का अबॉर्शन जो लॉ है वो 14 वीक्स, ठीक है, प्रेगनेंसी का वो कर सकते हैं। इंडिया जो मतलब कि इंडिया का जो हिस्टोरिक लॉ के बारे में यहाँ पे कुछ है। अच्छा लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल है, वो किसी तरह भी औरत को उसके बॉडी पे ऑटोनॉमी नहीं देता है। ठीक है, उसी के बारे में आर्टिकल है। तो इसके मतलब इस लॉ का हिस्ट्री के बारे में कुछ है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसको मतलब ये मैटरनल मतलब वो उसमें ये बोला था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन हो रहा है। तो ये कंटेक्स्ट था कि उसको मतलब उस मोर्टेलिटी को कम करने के लिए ये लाया गया था, मतलब फ्रेम किया गया था। तो इसके तहत 20 वीक्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था कि सेकेंड डॉक्टर अप्रूवल चाहिए था। अगर प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक्स किया जाए, 20 वीक्स तक कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड अगर 12 वीक्स से है तो एक डॉक्टर का अप्रूवल, मतलब सेकेंड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए था। फिर उसके बाद इट ओनली अलाउज टर्मिनेशन व्हेन देयर इज अ ग्रेव रिस्क टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, और अगर प्रेगनेंसी कोई सेक्स क्राइम की वजह से हो, सच एज रेप और जो भी हो, मतलब
मेंटली चैलेंज्ड वुमेन के साथ अगर कोई इंटरकोर्स कर ले तो इसके चलते मतलब इसी रीजन से उन लोगों को मिलेगा। तो इसमें ये जो लॉ फ्रेम हुआ था इसमें कहीं भी विमेन का राइट नहीं बोल रहा है कि विमेन अगर मर्जी से करे, क्योंकि विमेन का बॉडी है, विमेन को तो अधिकार होना चाहिए कि हाँ मतलब वो अधिकार नहीं देता है कि हाँ वो तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारे बॉडी को तुम क्या अलाउ करना है और क्या अलाउ नहीं करना है। तो ये बोला कि उसका लीगल और मेडिकल डिबेट रह गया है, मतलब उसका बॉडी पे करते हैं लोग। और जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दिया है कि सपोज कोई विमेन वॉलेंटरी सेक्स कर ले लेकिन फिर बाद में उसको पर्सनल रीजन की वजह से लगे कि नहीं हमको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और वो चाहती है कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दे, लेकिन अगर वो 24 वीक्स की मतलब 24 वीक्स का हो गया है प्रेगनेंसी, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, वो क्राइम कर रही है। मतलब इसमें दलील ये दे रहा है कि मतलब इससे क्या होगा कि मेंटल हेल्थ उसका अफेक्ट होगा और इसीलिए कोर्ट ये रिफ्यूज कर देता है कि विमेन का चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसी का मेंटल हेल्थ वो हैम्पर करेगा। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि स्टेट और भी बोली है कि प्रेगनेंसी जो आउटकम है वो वॉलेंटरी एक्ट नहीं है। उसको बहुत अच्छे से पता था कि इसका जैसे अगर वो किसी के साथ सेक्स कर रही है तो वो उसको अच्छे से पता है कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या है। तो इसीलिए कोई भी सर्कमस्टांसेस में ये मतलब प्रेगनेंसी उसका हक नहीं है अबॉर्ट कराने का। तो ये इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यूजुअली जो लोग हैं अनसेफ अबॉर्शन में जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है मोर्टेलिटी जो मैटरनल डेथ है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो पैट्रियार्कियल जो सोच है ये वुमेन को अभी भी उसका बॉडी पे कंट्रोल नहीं दे रहा है। हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि अ, अभी भी क्या है कि अभी जो प्रपोज्ड बिल है, ठीक है, इसमें क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स ओल्ड एंड 2 डॉक्टर्स फॉर प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स। अभी भी ये चाहिए, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट स्टिल रिक्वायर्स, अभी भी 24 वीक्स तक कर सकते हैं, लेकिन क्या है 2 डॉक्टर का चाहिए। लेकिन इससे फर्दर अगर करवाना है, 24 से अगर फर्दर करवाना है तो फिर वही जो प्रेगनेंसी बोर्ड वो जो मेडिकल बोर्ड है वो सब जो बात आया था वो है। तो अभी जो मेडिकल बोर्ड का जो न्यूज़ था हमारा, उसमें भी था कि एवरी स्टेट हैज़ शुड हैव द मेडिकल बोर्ड और यूटी। लेकिन हम लोग को क्या बोले थे कि इसमें वैकेंसी इतना ज़्यादा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। हम लोग ये पढ़े थे कि 83% तो वैकेंसी है मेडिकल बोर्ड में, तो ऐसा बोर्ड बनाने का ज़रूरत ही क्या है? तो इसमें ये बोला था कि सारे स्टेट से डिस्कशन करो और सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये मतलब मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए वैसे ही। तो अब आते हैं एक मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक 26 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए मना कर दी, डिनाइड। ठीक है, परमिशन 13 साल की लड़की थी जिसका रेप हुआ था। और वो क्या है कि हुआ क्या, इसको बोला गया कि नहीं वो प्रेगनेंसी नहीं टर्मिनेट कर सकती। तो क्यों? क्योंकि एक मेडिकल बोर्ड था, मेडिकल बोर्ड ये उसमें एक साइकियाट्रिस्ट थी। तो वो क्या मतलब जो साइकियाट्रिस्ट है उसका बोलना क्या है कि ये जो उसका जो टर्मिनेशन होगा उससे उसका मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से उसको गुजरना पड़ेगा और वो उसके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। इसीलिए और इस समय उसको बहुत एंजाइटी होगा, तो इसीलिए उसको टर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। तो कब टर्मिनेट करने दिया जाता? तो अगर एबनॉर्मलिटी अगर होता वो बच्चा में तो ही टर्मिनेट करने दिया जाता। तो ये बहुत अजीब सा यही बात बोला है कि थ्रू आउट जो भी प्रपोजल्स हुए हैं, ठीक है, वो ये भी बात आया है कि सिर्फ एबनॉर्मलिटीज को कंसिडर किया है। ये नहीं देखा है कि जो वुमेन का पर्सनल चॉइस है कि जो भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो या फिर सेपरेशन हो जाए या फिर मतलब डेथ हो जाए पार्टनर का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो वो बच्चा का क्या करेगी? तो ये सब उसको राइट नहीं है। तो
वही दिया हुआ है और यही है रीजन जो मैटरनल डेथ होता है अनसेफ अबॉर्शन के कारण। तो यही है। आगे एक है सिटीजन वर्सेस सिटीजन। ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अजीब सा अजीबोगरीब स्कीम है। ये सर शायद बात किए थे इस पे। तो मतलब बहुत अजीब अजीब ही न्यूज़ मिलेगा आज का। ये क्या है जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है ये ये अभी न्यू प्रोग्राम इनवाइट मतलब एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है। ठीक है, क्या है सर्कुलर तो आ गया है स्कीम का। उसमें क्या है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या है कि सिटीजन्स वॉलंटियर्स रहेंगे टू पुलिस ऑनलाइन कंटेंट। ठीक है, जो ऑनलाइन कंटेंट है उसके लिए सिटीजन्स वॉलंटियर्स जो रहेंगे वो देखेंगे कि ये जैसे कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं है, रेप नहीं है, टेररिज्म नहीं है, कोई रेडिकलाइजेशन वाला एक्टिविटीज तो नहीं है, एंटी नेशनल वाला कुछ नहीं है। प्लस उसके बाद क्या है मतलब ये सारा ये वाला जो बोल रहे हैं इस तरह का स्कीम जो ये पहले भी वो कर चुका है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर और त्रिपुरा में। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो स्कीम है सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सर्कुलर ये दिया है स्कीम का, वो जो किया जाएगा विच विल बी पायलटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा। तो वॉलेंटियर्स क्या करेगा, वो रिपोर्ट करेगा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, रेप का, टेररिज्म का, रेडिकलाइजेशन का, एंटी नेशनल एक्टिविटीज का। तो और ये क्या है, ये अब बिगिन होगा। तो अब ये बात एंटी नेशनल क्या है, इसको तो डिफाइन किया नहीं है। तो एंटी नेशनल क्या है, उसका सब्जेक्टिविटी होगा वो पर्सन का कि वो किसको एंटी नेशनल मानता है, मतलब किस बात को एंटी नेशनल मानता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये तो देखा जाए कि हम ऑर्डिनरी पीपल को लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है, कि तुम मतलब वो आर्बिट्ररी है जिसको कोई मतलब नहीं है कि वो उसके जो सोच पे है कि वो किसको एंटी नेशनल मान रहा है। फिर उसके बाद देख रहे कि वो एविडेंस उसके पास है कि नहीं, किस एविडेंस मतलब उसके पास क्या सबूत है कि ऐसा ये किया है, वो भी कोई मतलब नहीं। प्लस उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इस मतलब उसका कोई लोकस स्टैंड नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है वैसा करने का। और ये क्वालिफाई कौन करेगा कि ये मतलब ये अश्योर कौन करेगा कि इससे जो एक्सटॉर्शन नहीं होगा, मिसयूज नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा। तो ये बोल रहे हैं कि इससे ये हम लोग इनवाइट कर रहे हैं एक्सटॉर्शन के लिए, उन लोगों को मुद्दा दे रहे हैं कि हाँ देखो हम वॉलेंटियर है, हम बता देंगे कि हाँ तुम वैसा ऐसा पोस्ट किया है, नहीं तो हमको इतना पैसा दो। फिर मिसयूज करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, हरास करेंगे। प्लस उसके बाद इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, जो वॉलेंटियर जो फोर्स होगा इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। और इस तरह का जैसे मतलब वो क्लियर भी नहीं है कि वो किस पर्पस से ये सर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है अगर बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री अगर ये बोलती है कि उसका मिशन है कि साइबर क्राइम को रोकना, तो ये बोलते हैं ये जो फंडामेंटल स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये हम किसी और को डिस्प्रपोर्शनेट पावर दे रहे हैं कि वो स्क्रूटिनाइज करे अपना ही सिटीजन को, मतलब एक सिटीजन यहाँ है वो अपना ही बगल में उसको स्क्रूटिनाइज करे, मतलब विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो अकाउंटेबल कौन होगा कि हाँ अगर वो साबित हो गया कि नहीं वो झूठा केस की मतलब झूठा उस पे आरोप लगाया था, तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा, किस पे हम जाके किसको केस करेंगे। तो ये वही बोला है कि ये बहुत बेकार है, मतलब इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि ये वेपन फॉर द पर्सनल पॉलिटिकल जो वेंडेटा है उसके लिए दे रहे हैं। प्लस उसके बाद बोल रहे हैं कि हम हर एक सिटीजन को वल्नरेबल कर दे रहे हैं अनऑफिशियल सर्विलेंस के लिए। मतलब हम अगर कोई पोस्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे पे नजर रखा है। प्लस उसके बाद ये फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी है, इसका पूरी तरह से हनन है। फिर उसके बाद सिटीजन्स अगेंस्ट सिटीजन्स, हम यही बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा।
सोसाइटी में मिसट्रस्ट लेकर के आएगा, क्योंकि हम हमेशा हर जन को शक की नजर से देखेंगे। कोई अगर मेरा पोस्ट देख तो नहीं ले रहा है, या फिर सबको मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे अगेंस्ट में है, ठीक है। उस अगर कोई बगल वाला भी कोई कुछ बोल रहा है कि अच्छा हम देखें तुम्हारा पोस्ट, तो हमेशा ये सोचेंगे कहीं वो पोस्ट तो नहीं गिरे, मतलब बहुत बुरा कंडीशन होने वाला है। तो ये फिर ये भी बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, इसको भी देखा जा रहा है तो ले डाउन कर रहा है, क्योंकि अगर ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन स्पीच जो बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर चुकी है सेक्शन 66A को, जो इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 में जो आया था, उसमें ये बोल रही थी कि जो ऑनलाइन जो स्पीच है उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो ये तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर से हम समझा रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो 66A सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट जो है 2000 का, उसमें ऑनलाइन कोई भी स्पीच को क्रिमिनलाइज नहीं करना है, ठीक है, ये बात बोली थी। तो ये सीधा क्या है, ये उसको भी ले डाउन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है। फिर उसके बाद अपना अलग से ही रूल बना दे रही है, क्योंकि सीधा क्या है कि जो भी स्पीच अगर सिंपली ऑफेंसिव और अनोइंग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि गिल्टी ऑफ इंसाइटिंग डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड वायलेंस। मतलब ये बोला था कि ये जो रूल है इसमें ये बोला था कि पब्लिक ऑर्डर और वायलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाकी वो स्पीच मतलब उसके लिए मतलब क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में है। आगे ये भी बोल रहे हैं कि आगे जैसे सोशल मीडिया में जो दोनों ही मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं और जो भी हेट स्पीच जो भी देते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या है, एक प्रॉक्सी मिडवाइफ फोर्स क्रिएट कर रही है, जो ऑर्डिनरी पीपल को जो इंटरनेट पे जो कि वो सोशल मीडिया को वेपनाइज कर रही है, तो वेपनाइजेशन का काम कर रही है। तो यही उसी के बारे में न्यूज़ है। तो ये बोल रहा है कि ये विदाउट एनी बेसिस ऑफ लॉ, ये अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट है, मतलब ये मतलब डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा बेकार का जो इनिशिएटिव है इसको वापस ले लेना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि जो नॉर्मल सिटीजन है उसी के बीच में सस्पिशन क्रिएट होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। अखलाक वाला केस हम लोग के पास सामने ही है कि वो अपने से ही जो काउ वेजिटेरियन लोग हैं अपने से ही बन गए, और फिर उसके बाद उसको जो भी है अपने ही वो मार वार के ये कर दी। तो ये अलग मतलब वही बोला कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ये लोकपाल पैनल मिनट्स। तो मिनट्स उसको बोलते हैं जो मीटिंग होता है उसका जो लिखा जाता है, जो भी एजेंडा और उसका जो नोट डाउन होता है, जो उसको मिनट बुक भी बोलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि एक आरटीआई गया था, एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज है, वो अपील की थी कि जो लोकपाल सिलेक्शन कमेटी का जो मीटिंग हुआ उसका मिनट को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आरटीआई भेजी, लेकिन सेंटर क्या क्या रिफ्यूज कर दिया इसका मिनट डिस्क्लोज करने के लिए। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या मतलब उसके पास क्या ये है, तो वो सीआईसी के पास गई। तो सीआईसी भी क्या बोला, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, वो बोला कि हाँ ये सही है, वो मतलब सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, और ये ठीक किया, नहीं दिया ठीक किया। तो अब कोर्ट में ये अपील की है अगेंस्ट सीआईसी ऑर्डर का, बोली है कि ये बहुत अजीब सा आयरनी है, लोकपाल बनाया ही किस लिए है, तो गवर्नेंस पे नजर रखने के लिए, मतलब वो गवर्नमेंट के जो भी काम है उसका मतलब देखने के लिए कि उसमें कोई करप्शन तो नहीं है या फिर ठीक से हुआ है कि नहीं, मतलब उसके लिए लोकपाल बनाया गया, मतलब लोकपाल बनाया जा रहा है। और लोकपाल का ही अपॉइंटमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा आयरनी है। और फिर ये बोला जा रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, वो क्यों कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रही है, ये कोई मतलब नहीं है। और ये बोल रहा है कि जो ये क्लॉज को सेक्शन 81E ऑफ आरटीआई एक्ट, ये बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी को, मतलब जैसे जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी का हो, उसमें मतलब
एक सेकेंड। अच्छा, हाँ, इसमें क्या बोला है, ये बोला है कि ये जो हम नहीं दे रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी का जो मिनट है, इसमें बोला है कि सेक्शन 8(1)(e) में ये लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो थर्ड पार्टी ऑथर किया है, वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी का अगर है, तो उसको मतलब मतलब नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो मतलब क्रक्स में बात ये है। लेकिन वो जो अंजलि भारद्वाज है, वो ये बोल रही है कि कौन-सा जजमेंट में ये बोला गया है कि पब्लिक ऑफिशियल्स का जो ये है, वो फिड्यूशियरी नेचर है। तो ये बोला है कि ये तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो ये तो पब्लिक के लिए बना हुआ है। तो लार्जर पब्लिक राइट है कि हाँ, इसके बारे में और इसका सिलेक्शन के बारे में लोग जानें। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है सरोज पुन्हानी, वो जो अपहेल्ड किया था सेंटर स्टैंड, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो केस है वो लोकपाल सर्च कमेटी और कमिटीज फॉर सेलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, तो इसी का अभी हियरिंग का मतलब हियरिंग में ये सारा बात आया। अब आते हैं, ये भी बहुत अजीब सा है न्यूज़, लेकिन बात करेंगे। अच्छा, पहले ये बताओ, हम पूछ रहे हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, तो नेशनल फ्लैग का जैसे अगर उसके लिए कोई कोड बना हुआ है, ठीक है, नेशनल फ्लैग का जैसे डिसऑनर मतलब ऑनर के लिए उसको कोई डिसऑनर ना करे, उसके लिए कोड बना हुआ है। तो अच्छा, जो नेशनल फ्लैग का हम लोग को ऑनर करना चाहिए, ये हमारा क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में मिलेगा हम लोग को? हाँ पूजा बोलो। मैम पार्ट 4A। मीरा ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये न्यूज़ क्या है, हम ऐसे ही पूछ लिए। इसमें क्या है ना कि क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की है, वो एक मतलब मदर एंड ब्रदर, किसका, तो एक फार्मर जो जिसका डेथ हुआ, जो दिल्ली में वो लोग एजुटेशन कर रहे हैं, उसके उसमें उसका डेथ हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की है, वो ये दोनों पे मतलब दोनों को बुक कर दी, मतलब बुक्ड मतलब उस पे केस की। तो क्या, किस लिए? तो केस है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो आरोप क्या है कि वो जो आदमी मरा, उसका बॉडी को नेशनल फ्लैग्स में लपेटा गया। तो ये जो डिसीज्ड फार्मर है, मतलब जिसका डेथ हुआ, इसका नाम है बलविंदर सिंह, ठीक है, वो 32 इयर्स का है। तो इसका गाजीपुर में वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान इसका डेथ हो गया। और उसकी जो मदर है जसवीर कौर और उसका भाई गुरविंदर सिंह, वो लोग क्या किया, वो उसको झंडा में लपेट करके और लेके गया। तो ये बोलते हैं कि सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का, याद रखोगे, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1970। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा है कि ऑनर करना चाहिए, लेकिन एक्ट बना है इसका प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर ले। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इन्फोर्सेबल है कोर्ट में? मतलब कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा सकती है? हाँ नेहा। मैम नहीं, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज खुद से इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है। उसी तरह हम लोग को पता है डायरेक्टिव भी नहीं है, डायरेक्टिव मतलब डीपीएसपी भी नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन्फोर्स कैसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए एक्ट बना करके, जैसे कि फ्लैग का ऑनर करना चाहिए तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है, तो एक्ट के बना करके बहुत सारा किया हुआ है। तो इसी तरह से इसी एक्ट के तहत उन लोगों को कर दिया गया, मतलब बुक कर दिया गया।
वही बोला गया कि ये इंसल्ट है, जो ये एक्ट है फ्लैग का इंसल्ट है, इसीलिए वो डिसरिस्पेक्ट है फ्लैग के लिए, तो इसीलिए उसको बुक किया गया। अब आते हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट क्या बोलता है। तो इसमें ये मतलब ये इनैक्ट किया गया 1971। इसमें बोला गया है कि जो लोग इंसल्ट करेंगे उन लोगों को पेनलाइज किया जाएगा। मतलब जैसे किस किस को, जैसे कोई भी नेशनल सिंबल्स को, इंडियन नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और इवन इंडियन मैप, और ये क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है। और सेक्शन 2 ऑफ एक्ट ये बोलता है कि इंसल्ट टू इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, जो भी पब्लिक प्लेस पे अगर मतलब विद इन पब्लिक जो भी व्यू में अगर कोई जलाता है, उसको फाड़ता मतलब म्यूटिलेट करता है, डिफेस करता है मतलब उस पर कुछ कुछ लिख करके फेंक देता है, या डिफाइल्स करता है, या डिसफिगर करता है मतलब कि झंडा का वो आधा फाड़ करके या कुछ भी, और डिस्ट्रॉय, ट्रैम्पल्स मतलब पैर के नीचे ट्रैम्पल्स कर देता है, जो भी और भी किसी तरह का अगर डिसरेस्पेक्ट करता है तो ये कंटेम्प्ट है। मतलब कि जो भी हो, बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन, रिटन और बाय एक्ट। तो इससे क्या है कि चाहे वो इंडियन फ्लैग हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, और ये 3 साल हो सकता है और इवन फाइन या दोनों हो सकता है। तो वही बोला गया। तो अच्छा, नेशनल फ्लैग में ये लिखा हुआ है कि नेशनल फ्लैग तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि आर्म फोर्सेस, तो बोला गया है कि जो फ्लैग है एज पर द एक्ट जो बोला है कि इंडियन फ्लैग जो है वो यूज कर सकते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग, जैसे ड्रेपरी के रूप में, उसको लपेट करके जो करते हैं जैसे कफन के रूप में। तो ये कब, जब स्टेट फ्यूनरल्स अगर हो और आर्म्ड फोर्सेस और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का फ्यूनरल्स हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और भी क्या है कि और भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेट मिलिट्री, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जो स्टेट अगर कोई बोले कि हाँ स्टेट फ्यूनरल है तो उसके लिए कर सकते हैं, उसका कॉफिन पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मिलिट्री पर्सन अगर डेथ होता है तो हम लोग देखते ही हैं कि हाँ टीवी में देखते हैं। लेकिन हाँ उस समय क्या होता है कि जैसे भी अगर उसको ग्रेव में जैसे उतारते हैं तो वो फ्लैग को उठा लेते हैं, इवन जब बर्न करते हैं तो फ्लैग को हटा लेते हैं, फ्लैग को जलने नहीं देते हैं। ठीक है। तो अब आता है कि जो सीनियर एडवोकेट है वो इलाहाबाद कोर्ट में बोला, हाई कोर्ट में क्या बोला कि जैसे कि फ्यूनरल पे तो बोल दिए कि स्टेट का फ्यूनरल हो तो कर सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस पे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी जिनका भी डेथ हो जाए उन पे कर सकते हैं। तो फिर ये बोला कि हाँ, ये बोला कि इस तरह का जो हुआ है आर्म्ड फोर्सेस, और ये भी बोला कि लेटेस्ट जो स्टेट फ्यूनरल हुआ है, मतलब जो फ्यूनरल जो होता है जो हुआ है वो आउटसाइड पुलिस, आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट डिग्नेटरीज के लिए भी हुआ है। जैसे रोडम नरसिम्हा जो एरोस्पेस साइंटिस्ट था, फ्लूइड डायनामिस्ट था, और जो आंध्र प्रदेश का, उसके लिए भी यूज हुआ है। मतलब ये एडवोकेट ये बोला है इलाहाबाद कोर्ट में। और क्या, फिर ऑनर करने के लिए, श्रीदेवी का ऑनर करने के लिए भी उसको तिरंगा में लपेटा गया था, फिर शशि कपूर के लिए भी। फिर ये ऊपर से और भी बोला है कि ये जो ट्राई कलर जो हम लोग इसको आप बुक कर रहे हैं, तो ट्राई कलर जब अखलाक को जो मारा था, मोहम्मद अखलाक को, ठीक है, जो उसको मार मार के मतलब उसका डेथ हो गया था, वो जो उसको मारा था, रवींद्र सिसोदिया नाम है, उसका डेथ हुआ था डेंगू और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और रीनल जो भी हो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुआ था। जबकि उसका कोई मतलब वो तो कोई मिलिट्री पर्सन नहीं था, कुछ मतलब स्टेट का कोई हाई डिग्नेटरी नहीं था, तो उसका बॉडी को भी जो इसमें क्या बोलते हैं, ट्राई कलर में लपेट के उसको मतलब उसका डीप फ्रीजर में डाला गया था। तो वही बोला कि ये कहाँ का, मतलब वो उसको क्यों डाला गया था, मतलब सिमिलर इंस्टेंस तो उसमें भी हुआ था कि उसको तो मतलब वो तो ऊपर से मोहम्मद अखलाक को मार मार के वो मार दिया था,
मतलब उस पे उसका एक्यूज था, तो उस पे यूज किया गया था। तो अभी इसके लिए मतलब यही सब दलील दिया है कि इसके लिए क्यों, ये तो फार्म एजिटेशन है। और वैसे भी जैसे बोलते हैं कि कोई भी अगर एजिटेशन कर रहा है तो कुछ जैसे अ, वो कोई वैसा क्रिमिनल तो नहीं है कि हाँ किसी का मतलब मर्डर का चार्जेस है। तो उसी वही सब दलील दिया है। तो ये पढ़ना बस उसी के लिए दिया हुआ है कि हाँ कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ जाना कि हाँ मतलब कैसा-कैसा मतलब सीक्वेंसेस आता है, मतलब सारा कुछ। अच्छा आगे। सुप्रीम कोर्ट अभी एक सुप्रीम कोर्ट ही है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट एक रीसेंट जजमेंट में बोली है, मतलब अच्छा ही बात बोली है, थोड़ा-सा मतलब कम्युनिटी के लिए अच्छा बोली है। बोली क्या है कि जो एजुकेटेड यंगस्टर्स जो कि अपना ये दिखा रहे हैं कि इंटर कास्ट मैरिज में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अपना लाइफ पार्टनर जो इंटर कास्ट चुन रहे हैं या इंटर सोसाइटी या कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी से बाहर। तो ये एक तरह का बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। क्यों? मतलब कम्युनिटी और कास्ट के बीच में जो टेंशन्स है उसको रिड्यूस करने में, और कम्युनिटी टेंशन्स को रिड्यूस करने में। तो ये अच्छा बात है, और ये एजुकेटेड यंगस्टर्स अगर चाहे तो कम्युनिटी के बीच में जो टेंशन्स है वो रिड्यूस होगा, कास्टिज्म घटेगा। तो ये अच्छा बात है। तो ये इसमें ये भी बोला है कि मतलब ये कोट भी किया है कि जो बी आर अम्बेडकर का एक बुक था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बी आर अम्बेडकर को तो बोलते हैं। तो उसमें ये बात को कोट किया है कि आई एम कन्विंस्ड दैट द रियल रेमेडी इज इंटर मैरिज, फ्यूजन ऑफ ब्लड कैन अलोन क्रिएट द फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन, एंड अनलेस दिस फीलिंग ऑफ किनशिप of being kindred becomes paramount, the separatist feeling and the feeling is being aliens created by caste will not vanish. मतलब क्या है कि जब तक वो ब्लड नहीं मिलेगा, इंटर मैरिज नहीं होगा, तो जब तक दूसरे कास्ट के लोग, दूसरे कम्युनिटी के लोग, मेरे अपने किथ एंड किन बोलते हैं कि मेरे रिलेटिव मतलब मेरे भाई बहन, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं बनेगा, तब तक उस ब्लड के लिए इस ब्लड के लोगों में मतलब जो फीलिंग है वो रिड्यूस नहीं होगा, मतलब जो एलियन है उन लोग वैसा जो फीलिंग है वो रिड्यूस नहीं होगा। तो यही बोला है, पढ़ना अच्छा है। अच्छा आगे ये एक पिटीशन गया हुआ था, लेकिन सेंटर इसको इस पे ऑब्जेक्शन लगाई है। पिटीशन क्या है? तो पिटीशन गया हुआ था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो उसमें एक एफिडेविट है दिल्ली हाई कोर्ट में वो गया। इसमें जैसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या है ना कि मतलब इसके तहत जो भी मैरिजेस होंगे तो इसमें क्या है कि जो नेम्स ऑफ द कपल है वो अ, उसका नाम पब्लिश किया जाता है, और 30 डेज के विद इन अगर कोई भी जैसे दोनों में से कोई भी, दोनों के पेरेंट्स या दोनों का कोई भी रिलेटिव अगर ऑब्जेक्शन करे तो फिर वो देखा जाता है कि मतलब उसका पूरा जांच होता है और उसके बाद ही मतलब आगे बढ़ता है, और अगर नहीं हुआ तो ही मैरिज हो पाता है। तो इसमें पिटिशन ये गया है कि ये जैसे कि सपोज हम बहुत अजीब सा एग्जांपल ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं। सपोज एक लड़का लड़की है, अब लड़की का सपोज फैमिली नहीं, मतलब फैमिली मेंबर नहीं, अगर उसका कोई मतलब उसका कोई नुकसान करने वाला, या सपोज सोच लो कि हाँ उसका कोई पहले अफेयर हो और वो नहीं चाहता कि उससे शादी हो, वो जाकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे। तो इसमें यही वो दलील दिया हुआ है कि जो 30 डेज का ड्यूरेशन है, ठीक है, 30 डेज के ड्यूरेशन में ये पता लगा पाना कि वो सही में ऑब्जेक्शन जो कर रहा है वो सही में इसका रिलेटिव है, या उसका मतलब कोई कंसर्न मतलब दूसरा तो नहीं है, या इसको पता लगाने के ये 30 डेज का जो टाइम है वो बहुत कम है। तो इसमें वही बोला जा रहा है, मतलब बोला गया, कपल यही बोला कि ये जो है कि पब्लिश कर देना ये सही नहीं है, मतलब इसको नहीं करना चाहिए। तो इसी को लेकर के था। तो खैर सेंटर ऑब्जेक्ट की है कि नहीं ये पब्लिश होगा, और 30 डेज़ का जो पीरियड है जिसमें कि उसका रिलेटिव्स को ये देता है मतलब अपॉर्च्युनिटी कि इस मतलब ऑब्जेक्शन अगर है तो वो क्रिएट करे, मतलब वो जाके बोले।
इसको पढ़ना, यही न्यूज़ था। अब आगे उड़ीसा का है कि उड़ीसा अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट गई है किसको लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। ये तुम लोग का खुद से पढ़ने का न्यूज़ है, खाली हम बोल दे रहे हैं कि उड़ीसा क्या हुआ, उड़ीसा में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि वो 3 बॉर्डरिंग स्टेट का वो इंक्लूड की थी, मतलब कि ये मेरा टेरिटरी है। अभी आंध्र प्रदेश क्या किया है, आंध्र प्रदेश वो 3 विलेजेस का नाम चेंज कर दिया है और अपना ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है उसमें, मतलब जो विलेज, जो 3 विलेजेस है वहां पे ग्राम पंचायत का इलेक्शन वो करवा रहा है। तो और दोनों तीनों का नाम चेंज कर दिया, ये नाम याद रखोगे। जो आंध्र प्रदेश जो शेड्यूल्ड पंचायत इलेक्शन वहां करवा रहा है, ये ताला गंजे पदार है, फिर पाटू सेनेरी है, फिर फागुन सेनेरी है जो कोटिया में है, ठीक है। और ग्राम पंचायत उसका नाम क्या चेंज कर दिया, गांजी बादरा, फिर पट्टू चेनोरू, फिर पगलू चेनोरू, ये सब चेंज करके और इस यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवा रहा है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि उड़ीसा ये बोल रहा है कि ये तो जनरल इलेक्शन करवाया, मतलब जनरल इलेक्शन के टाइम में उड़ीसा की तरफ से थे, तो ये बोल रहा है, उड़ीसा का कहना ये है कि जब ये डिस्प्यूटेड है तो वहां पे वो पंचायत इलेक्शन क्यों करवा रहा है, यही बात है। आगे एक उड़ीसा मतलब ऑर्डिनेंस लाया है उड़ीसा गवर्नमेंट, तो किस चीज लिए, तो एक प्राइवेट मार्केट यार्ड और फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि एपीएमसी के लिए एक मार्केट प्लेयर आए, डिफरेंट मार्केट प्लेयर, जो मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया है। तो ये जो हमारा सेकंड जो एक्ट है, जो एक्ट था प्रमोशन, सॉरी फर्स्ट एक्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के लिए, तो उसी पे बेसिस है, बस इसको पढ़ना, वही है। फिर ये न्यूज़ में हम बाद में आएंगे क्योंकि ये फार्म बिल से रिलेटेड है। अब आते हैं, ये थोड़ा अलग सा न्यूज़ है। अब आते हैं लिंगायत। अच्छा, लिंगायत के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन। लिंगायत कौन है? कोई सुने हो या पहला बार सुन रहे हो? हाँ पूजा। मैम शिव के उपासक को बोलते हैं। ये हिंदूज है या फिर कोई और? मैम हम गेस कर रहे हैं, हाँ हिंदूज होंगे। हाँ, शिव के उपासक है तो हिंदूज होंगे। अच्छा अनिमेश। ये लोग बोल रहे थे हम लोग का अलग रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ माइनॉरिटी। हाँ ये तो सही है। अच्छा पूजा ये बोली हिंदूज है, लेकिन इन लोग, हम ये बात बता दें कि इन लोग क्या है ना कि वो अगर किसी का डेथ होते तो उसको जलाते नहीं है, दफनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब है, हिंदूज के ही सेक्ट है। हाँ ठीक है अनिमेश, सही बोले। ये लोग ये बोल रहे थे। अच्छा इसका जो स्टार्टिंग हुआ, तो ये मतलब स्टार्ट कौन किया, ये किसके फॉलोअर्स है, ऐसे बोलेंगे किसके फॉलोअर्स? लिंगायत जो एक सेक्ट है, तो ये किसके फॉलोअर्स है? या इस सेक्ट को बनाने के लिए मतलब कौन है, मतलब फिगर जो बोलेंगे। ये हम पढ़ाए हैं तुम लोग को बहुत बार, कोई नहीं। अब हम देखते हैं, मीरा को पता होना चाहिए, सना, शाश्वत, नेहा, अतूफा, इन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है हम ही बोलते हैं। ये बासव और चन्ना बासव, ठीक है, जो वहाँ कलचुरी डिनेस्टी में थे, बासव और चन्ना बासव, तो उसी के फॉलोअर्स हैं, मतलब ये बसावना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसका न्यूज़ क्या है, देखा जाए तो लिंगायत जो कम्युनिटी है वो मतलब कर्नाटका में, तो यहाँ पे क्या है, वो डिमांड कर रही है कि हम लोग को, मतलब जो लिंगायत जो सेक्ट है, सब सेक्ट जो भी है, इन लोगों को ओबीसी कोटा कैटेगरी में डाल दें, और जहाँ पे मतलब 15% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इन द स्टेट में उन लोगों को मिले। तो अब लिंगायत है कौन, तो ये जो है बोलते हैं कि लिंगायत जो है डोमिनेंट कम्युनिटी है, ठीक है, जो 17% जो कर्नाटका का
6 करोड़ पॉपुलेशन है इसका। और ये जो कम्युनिटी है ये बोलते हैं कि जैसे 224 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, जिसमें कि 90 से 100 जो अगर बोलेंगे तो ये मतलब इनका सीट हो जाता है। ठीक है, तो तुम देख ही सकते हैं कि ये कितना डोमिनेटिंग है। अब जो लिंगायत है, इन लोग जो हिंदू का एक सब कास्ट के रूप में जो वीर शैव लिंगायत बोलते हैं इन लोगों को। और ये जो फॉलोअर्स है ये किसके हैं, तो ये सेंट बसावना, जो कि कलचुरी मूवमेंट, वो क्या किया था कि वो एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स है उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि सती प्रथा के अगेंस्ट में, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, मतलब एक रिफॉर्मिस्ट टाइप का ये काम किए था। ठीक है, तो मतलब ये किए थे, तो इसी के जो फॉलोअर्स हुए ये हो गए लिंगायत। तो अब क्या है, लिंगायत का जो डिमांड जो बोल रहे हैं, ये जो कम्युनिटी है इसको बैकिंग मिला हुआ है बीजेपी से, और उसका जो लीडर है वो भी BS येदियुरप्पा, जो कि चीफ मिनिस्टर है अभी। तो ये लोगों को बैकिंग है इसका। तो बोलते हैं कि 2013 के 18 में कांग्रेस भी मतलब उन लोगों का लिंगायत का सपोर्ट किया था। और उस समय क्या है कि कम्युनिटी को माइनॉरिटी रिलीजन के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब वो स्टेटस दिलवाने के लिए रिकमेंडेशंस मतलब ये किया था, मतलब लेकिन सेंटर उसको डिनाई कर दी थी। ठीक है, अब आते हैं जो करंट, जो अभी का कंट्रोवर्सी क्या है। अभी जो वीर शैव लिंगायत जो है, इन लोगों को ऑलरेडी 5% रिजर्वेशन दिया गया है, स्पेशल कैटेगरी जिसको 3B बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अ सब सेक्ट कॉल्ड, एक है पंचमशाली लिंगायत, एक तो वीरशैव लिंगायत, एक पंचमशाली, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है, और जो कि 70% ऑफ लिंगायत, मतलब अब लिंगायत एक बड़ा है तो इसमें एक जैसे पंचमशाली, सॉरी 70% मतलब कि इतना पंचमशाली, ये लोग पंचमशाली लोग हैं। ठीक है, तो इन लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं किसमें, तो 2A कैटेगरी। तो 2A कैटेगरी में कितना है, कहाँ गया, अच्छा एक सेकंड रुको। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं कि लोगों को रिजर्वेशन चाहिए 2A कैटेगरी में, जिसमें कि 15% रिजर्वेशन मिले, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में। तो ये बोल रहा है कि हमारा डिमांड जो रेज किया है, बोला क्या है कि हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मतलब नहीं है, और हम लोग क्या है, मतलब इन लोगों का जो पंचमशाली की हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट है, और हम लोग का जो कम्युनिटी है वो उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। लार्जर सेक्शन जो है एग्रीकल्चरिस्ट होने के कारण सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसीलिए हम लोग को 3B में डाल दो, सॉरी 2A में डाल दो। 2A क्या है वहां का, 2A है मतलब उसका जो OBC कैटेगरी। लेकिन अब बीजेपी का, मतलब बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं जो 38 लिंगायत MLAs है, जिसमें 11 पंचमशाली से है, पंचमशाली लिंगायत से। फिर उसके बाद मतलब कम्युनिटी लीडर ये बोल रहा है कि ये 17 पंचमशाली जो लेजिस्लेचर्स है, मतलब 11 तो MLA है, असेंबली का है मतलब, लेकिन MLC मिला करके टोटल लोग 17 है, जिसमें 2 ही है जो कैबिनेट बर्थ जिसको मिला है। तो बोल रहे हैं कि जो ये पंचमशाली को 2 ही मिला है, और बाकी जो किसको चला गया है, तो वो बनाजी गाज करके एक अलग लिंगायत है, उसको चला गया है। तो
मतलब यहाँ पे देखा जा रहा है तो सीट कितना है, उसमें कैबिनेट बर्थ नहीं मिला है, इसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, वो बेसिस है डिमांड का कि हम लोग को रिजर्वेशन दे दो। तो इसमें बोला गया कि एक मतलब एमएलए है जिसका नाम है वचनानंद स्वामी, मतलब उस कम्युनिटी का है। वो बोला कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है मुरुगेश निरानी। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन बहुत वेल्दी बिजनेसमैन है। बोल रहा है जो वचनानंद स्वामी, जो उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो बोल रहा है कि मुरुगेश निरानी को मिनिस्टर का स्टेटस मिलना चाहिए। और ये क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बीजेपी जो पावर में आई है, इसमें बहुत बड़ा हाथ इसका है, इसीलिए इसको स्टेटस मिलना चाहिए। तो येदुरप्पा मीटिंग किया है, मतलब इस धमकी के कारण येदुरप्पा मीटिंग की है और वो बोले कि मतलब फाइनली उसको मिनिस्टर लास्ट मंथ मतलब बना दिया गया। मतलब वो क्या, मतलब इस तरह जो लिंगायत लोग हैं ना, मतलब लोग शियर्स रिमार्क देते हैं, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कि हम दिव्य दृष्टि है मेरे पास, उस तरह का रिमार्क्स टाइप का कुछ देते हैं। अब आते हैं येदुरप्पा, अब ये बोल रहा है, मतलब इनका अभी अब कहना है कि ठीक है, वो जो बैकवर्ड क्लास मतलब बैकवर्ड ओबीसी ये करने के लिए हम बैकवर्ड क्लास कमीशन को इसका रिपोर्ट बनाने के लिए मतलब दिए हैं, मतलब दे रहे हैं। अगर सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस देने के लिए जो पंचमशाली कम्युनिटी है, उन लोग अगर बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलती है कि हाँ इन लोगों को देना है, तो फिर हम ये करेंगे। फिर ये भी बात बोला है, मतलब फिर हम सोचेंगे, मतलब फेवरेबल डिसीजन दे सकेंगे येदुरप्पा। लेकिन ये भी बात बोला है कि हम और लेकिन ये मेरे अधिकार में नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि हम लोग तो कोशिश किए थे, लेकिन जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन का जो डिसीजन है, ये सेंटर मतलब सेंट्रल जॉब में जो तुम लोग चाह रहे हो, वो सेंटर का ये है। सेंटर अगर मना कर दे तो फिर नहीं दे सकते। तो सेंट्रल लीडर मतलब सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी का है, वो पहले ही मना कर चुकी है, तो अब उन लोगों पे डिपेंड करता है। तो पढ़ना ऐसा ही है। तो अब आ जाते हैं, मतलब डोमिनेटिंग कास्ट इस तरह से मतलब रीजनिंग दे करके और मतलब मिनिस्टर बनना है। अच्छा, और यहाँ पे भी बहुत अजीब सा है, लेकिन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन है। अब आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है गुजरात में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वडोदरा में और वडोदरा और राजकोट में 3 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो नॉमिनेशन से। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी इलेक्शन के में 3 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब डिस्क्वालीफाई का ग्राउंड एक ही है तीनों के लिए। तो वहां पे ना एक लॉ बना था 2005 में। तो लॉ क्या बोलता है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर किसी का 3 बच्चा है 2005 से पहले, तो वो हम थोड़ा सा टाइमलाइन बनाए सर की तरह। यहाँ 2005, ठीक है, यहाँ 2006, कोशिश कर रहे हैं हम समझाने का। 2005 से पहले अगर उसका 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, जो भी है, तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले हम समझा दे रहे, फिर पूरा बात बताएंगे। फिर उसके बाद अगर 2005 के बाद पहले 2 बच्चा है, लेकिन 2005 के बाद 2006 से पहले अगर एक बच्चा हुआ है, तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन इस ड्यूरेशन के बाद 2006 के बाद, जैसे यहाँ तक 2 बच्चा था, 2006 के बाद, क्योंकि 2005 में जैसे कि हो सकता है ना कि जैसे प्रेगनेंसी उसकी वाइफ का यहाँ पे आया हो दिसंबर में, तो ऑब्वियस बात है वो तो 9 मंथ्स जोड़ लो, मतलब अगस्त या सितंबर में होगा, मतलब जो भी हो, जुलाई अगस्त में। तो ये तो 2005 के बाद हो जाता। तो लेकिन वही इसीलिए 1 ईयर का जो ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 1 ईयर के बीच में अगर तीसरा बच्चा होता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन 2006 के बाद अगर किसी का हो रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई, मतलब 2 अलाउड है, तीसरा बच्चा अगर वो है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 3 जन को जो डिस्क्वालीफाई किए हैं, वो मतलब बहुत अलग अलग ही दलील दी है।
तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक है नारायण सबसेता, जिसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोली कि रीजन क्या दी। पहला है कि उस अ, अच्छा पहले केस ही बता देते हैं, क्या क्या पॉइंट्स बताते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किस किस को ग्राउंड पे होगा, अगर मतलब 3 बच्चा, तो अगर 3 बच्चा, जैसे एक आदमी है, उसकी 2 वाइफ है, ठीक है, पहला से डिवोर्स हो गया, उसके साथ 2 बच्चा था, इसके साथ 1 बच्चा हुआ, ठीक है, तो 3 हो गया ना। तो डिवोर्स केस में भी इस हम मतलब ये लॉ ये बोलता है कि हम ये देखेंगे कि 3 बच्चा आपका है, डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है, प्रेजेंट है पास्ट है, हमको नहीं पता। आप बायोलॉजिकल फादर अगर 3 बच्चा के हैं तो दैट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई। मतलब क्या कि अगर डाइवोर्स केस भी हो तो भी आपका टोटल 2 ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है, 3 बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है, मतलब इतना जो बात हम बोले, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है और इसमें बहुत अजीब अजीब सा बात है, लेकिन इसलिए हम समझने के लिए बोल रहे हैं। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला बात क्या बोला कि अगर डिवोर्स केस भी है, हम मतलब सीधा सीधा यही बोला गया है कि कोई भी केस हो, आप जो भी कैंडिडेट है उसका 2 ही बच्चा होना चाहिए, वाइफ कितनी भी हो लेकिन बच्चा 2 ही होना है। बायोलॉजिकल फादर आप कितने के हैं वही काउंट हो जाएगा, भले वो पहले हो बाद हो नहीं पता। दूसरा केस क्या बोला कि अगर आपका कोई बच्चा, जैसे दूसरा जिसको ये क्या है, पहला जो केस बोले तो ये जो नारायण सवेस्ता है उसकी, वो बोला उसको डिस्क्वालीफाई किया, तो उस वो बोला कि मेरी डाइवोर्स हुई वाइफ का एक बच्चा था और ये जो बच्चा है एट प्रेजेंट वो मेरा मतलब 2 बच्चा है, वो अभी उसका 2 मंथ का जो एक बच्चा हुआ है 2011 मतलब 2015 और 20 के बीच में, तो वही वो बोला कि मेरा डिवोर्स वाइफ का है। तो ये बोला कि नहीं, आप बायोलॉजिकल फादर तो हैं, तो आपका अगर फर्स्ट मैरिज हो सेकंड मैरिज हो, आप जितने के बायोलॉजिकल फादर होगा वो आपका काउंट हो जाएगा। तो एक केस तो ऐसा हुआ। दूसरा जो हुआ, एक और केस हुआ, मतलब जो दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, बोला कि जैसे अगर 3 बच्चा है तो हम मेरा 2 बच्चा मेरे पास है लेकिन एक बच्चा को कोई अडॉप्ट कर लिया है, तो मेरे पास तो 2 ही बच्चा हुआ। तो बोला नहीं, आपका कोई अडॉप्ट भी करे, आप बायोलॉजिकल फादर तो 3 के हुए तो आपका काउंट होगा। तो दूसरा जो ये किया है, दूसरा जिसको मतलब मना किया है, मतलब वो है वो उसका भी कुछ नाम है, तो उसको इसी ग्राउंड पे किया। वो ये बोला कि हम अपने जो फादर है, मेरे फादर है, वो मेरा थर्ड बच्चा को अडॉप्ट कर लिए हैं, इसीलिए वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो फिर से वही बात आया कि बायोलॉजिकल फादर तो आप हैं, इसीलिए वो काउंट होगा। आपका बच्चा अगर आप है तो काउंट हो गया। अच्छा, ये बहुत अजीब सा बात थर्ड जो हुआ है, तो थर्ड जो हुआ है बोला कि थर्ड जो केस हुआ है तो इसमें ये बात आया कि अगर जैसे मेरा जो सपोज यहाँ पे 2 बच्चा हो गया, ठीक है, और एक जैसे 2 बच्चा ऑलरेडी हो गया, अब ये 2 बच्चा जब हुआ था तो ये दोनों जिंदा था उस समय, ठीक है, बाद में किसी एक का डेथ हो गया, ठीक है, तो फिर एक बच्चा कर लिया, तो एक का बोलना है कि ये तो मेरा 2 ही बच्चा ना है अभी। बोला नहीं, ये डेथ हुआ तो क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट ये रूलिंग दी थी, मतलब बोली थी, मतलब ऐसा एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, तो उसका वो मतलब रूलिंग गुजरात हाई कोर्ट ये दी है कि नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन सही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था तब तो वो जिंदा था ना, बाद में डेथ हुआ तो कोई ये नहीं, मतलब कि डेथ भी अगर हो जाएगा तो भी आपका मतलब बोलने का मतलब बायोलॉजिकली अगर 3 बच्चा आपका हो रहा है तो आप डिस्क्वालिफाइड है, मतलब भले वो बाद में वो बच्चा का अगर डेथ भी हो जाता है तो कोई ये नहीं, मतलब ऐसा ऐसा है। मतलब गुजरात हाई कोर्ट ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ इस अपहेल्ड की थी, ठीक है, तो मतलब मॉर्टेलिटी भी अगर हो जाए तो, लेकिन बायोलॉजिकल है तो मतलब वो माना जाएगा। अब फिर आते हैं, बात उठा कि ठीक है, अगर जैसे कि एक बच्चा हुआ
और दूसरा जैसे 2 बच्चा मतलब दूसरा बार में जो ट्विंस हो जाता है कभी कभी, तो 3 बच्चा हो गया। तो नहीं, फिर उसमें ये केस बोला कि अगर ट्विंस होता है यहाँ पे तो इसको एक ही एंटिटी माना जाएगा, मतलब आपका 2 ही बच्चा है। ठीक है, या इसमें एक थोड़ा सा अलग है कि अगर ट्विंस है, यहाँ पे 2 बच्चा हो गया, यहाँ पे एक, तो नहीं, जब एक बार में हुआ है तो आपका एक ही मतलब एक ही एंटिटी माना जाएगा, मतलब आपका 2 ही है, मतलब उस हिसाब से। तो ऐसा ऐसा है, तो इसी ग्राउंड पे मतलब 3 ग्राउंड बोला गया, तीनों मतलब तीनों को डिस्क्वालीफाई किया गया। तो इसीलिए मतलब ये न्यूज़ में आया हुआ है कि अभी 3 जन को डिस्क्वालीफाई किया है। मतलब ये फिर वो एडॉप्शन का बात नहीं लिया, अगर हम 4 बच्चा को अडॉप्ट भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है वो बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब वो, और वो भी फादर मतलब जो मेल है उसका वही देख रहा है कि वो जो अगर बर्थ हो रहा है तो अब बायोलॉजिकली अगर उसका फादर है तो ही अकाउंट होगा, एडॉप्शन वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, और 2006 वाला तो बता ही दिया, 2006 के बाद अगर किसी का भी होता है तो वो काउंट होगा। और ये भी बात बोला है कि अगर कोई जैसे ऑलरेडी कोई पोस्ट में है, ठीक है, और फिर उसको अगर इनकेस बच्चा हो जाए तो भी वो पोस्ट से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उस टेन्योर में अगर हो जाता है उसको थर्ड बच्चा तो वो पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसा एक है लॉ। अब आते हैं सबरीमाला स्लिप। ये देखा जाए तो कांग्रेस का बहुत मतलब अजीब सा कदम है। कांग्रेस मतलब देखा जाए तो ये भी अच्छा, देखते हैं आगे। हम पहले बता दें, मेरे को तो व्यू उतना हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है ना कि जो केरल में तो कांग्रेस है, तो सबरीमाला का अच्छा थोड़ा सा पूछ लें, थोड़ा सा आ जाए इंटरेस्ट। सबरीमाला में क्या केस है, सबरीमाला का केस? हाँ तूफा बोलो। इसमें ये था कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स जो होंगी 10 to 50 इयर्स वो लोग एंटर नहीं कर सकती हैं टेंपल में। अच्छा, तो इसका सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दी सना? मैम सुप्रीम को वर्डिक्ट दी थी कि इंटर करने दिया जाए। अच्छा, वो जो बेंच था कितने पर्सन का, मतलब कितने जजेस का बेंच था? वुमेन को एंट्री हाँ तूफा बोलो। ये तो 9 शायद जजेस। 3 जजेस का। 9 भी गलत है, 3 भी गलत है, किसी और को पता है? 5। हाँ ठीक है, 5। तो उसमें पूरा मतलब 5 जजेस यूनानिमसली दिए थे या फिर कोई डिसेंटिंग भी दिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए पूछ रहे हैं। ये कौन सा एग्जाम में आया था ये वाला बात? कोई पीसीएस का ही एग्जाम में ये वाला बात आया था, कौन दिया था डिसेंटिंग नोट, या फिर दिया था भी कि नहीं दिया था? अच्छा, ये हम बता दें, इसमें 4 जजेस मतलब सबरीमाला में ये दिए थे कि मतलब जजमेंट ये दिए थे कि हाँ उन लोगों को एंटर करने दिया जाए, उन लोगों का राइट है और राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ये सब दलील दे करके, और बोले थे कि हाँ एंटर करने दिया जाएगा। उसमें डिसेंटिंग नोट एक का आया था इंदु मल्होत्रा का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था शायद WBPCS में कि किसका डिसेंटिंग नोट था, तो इंदु मल्होत्रा का था। वो बोली थी कि ये जो है ये उन लोगों का कस्टम है, और कोई भी रिचुअल्स या फिर उन लोगों का मतलब रिलीजियस मैटर में मतलब पढ़ना नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये सब कुछ कुछ डिसेंटिंग नोट दी थी। तो अभी क्या है, फिर से 5 जजेस बेंच में वो दिया गया, और फिर उसमें फिर डिसेंटिंग उसमें ये बोला गया कि मतलब अपहेल्ड किया गया कि हाँ सबरीमाला में एंटर करने देना चाहिए, लेकिन चंद्रचूड़ वो बोले कि इसको हायर बेंच में देना चाहिए, क्योंकि 5 बेंच का जजमेंट था, फिर 5 बेंच को दे करके तो 7 जजेस बेंच को जाना चाहिए था, मतलब जाना चाहिए ये जजमेंट। तो अभी 7 बेंच मतलब फॉर्म कीजिए और इसका फिर से रिव्यू कीजिए, मतलब इस मामले का। तो हुआ क्या, अभी केरला में जो कांग्रेस है वो क्या की, वो क्या वो एक
सबरीमाला अयप्पा, ये देख लो, सबरीमाला अयप्पा डिवोटीज प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स कस्टम्स एंड यूसेजेस एक्ट 2021, ये एक एक्ट लाई है। तो ये एक्ट लाई है जिसमें कि ये बोल रहा है कि इसमें प्रॉमिस कर रहा है कि गिव लीगल सैंक्टिटी टू द कस्टम, मतलब उन लोगों का जो कस्टम है कि एंटर नहीं करने दिया उसको लीगल सैंक्टिटी, और वो रोकती है किसका एंट्री को, बार्स एंट्री ऑफ विमेन ऑफ अ पर्टिकुलर एज, जो 10 to 50 था, उसको रोकती है जो श्राइन में अंदर जाने से। और ये चीफ प्रिस्ट का अथॉरिटी है कि डिसाइड करना कि रिचुअल्स में कौन कौन मतलब क्या क्या फॉलो होंगे, प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो होंगे, ये उसका डिसीजन पे है। और अगर इसका कोई वायलेट करता है, इस एक्ट के अगेंस्ट में कुछ कोई काम करता है, तो उसको 2 years इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये बोला जा रहा है, मतलब इस पे बहुत मतलब ये जो कदम उठाया है इस पे ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ऑलरेडी रिव्यू के लिए वो जजमेंट के लिए है, तो और ये ऑलरेडी जजमेंट के लिए जब है तो 7 बेंचेस के लिए, तो ये पार्टी का जो ये कदम, कांग्रेस पार्टी का जो ये कदम है, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि ये एक तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि हाँ क्या है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो कि अच्छा ये वो कदम क्यों उठाई है, तो कदम ये उठाई है कि वो सोच रही है कि अब जैसे मेरे को वोट लेना है, तो हिंदूज को इन्फ्लुएंस करके हिंदूज का वोट लेने के लिए ये कदम उठाई है। तो बोल रहे कि कांग्रेस का ये जो कदम है, जो हिंदू का थिंकिंग को और उसका मतलब सबरीमाला में जो लोगों का जो कंसर्न है, उस तरह का स्टैंस लेकर के ये सही नहीं है। मतलब इस तरह का स्टैंस वो पहले भी लिया है, मतलब कांग्रेस पार्टी जब शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके अगेंस्ट में उसका कॉन्ट्ररी लेजिस्लेशन किया था। शाहबानो 1985 का जो केस था जिसमें कि विमेंस को कुछ अधिकार मिले थे, जिसको वो लेजिस्लेशन करके और वो पलट दिया था। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हिंदूज का वोट लेने के लिए जो वोट पॉलिटिक्स जो कर रहा है ये गलत, मतलब ये सही नहीं है। क्योंकि ये क्या होगा कि उसका एजेंडा हिंदू और उसको मतलब वोट के लिए यूज करने वाला ये सब सेंटिमेंट्स को यूज करने करके, जो पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट थी जो कि इस कस्टम के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी और बोली थी कि ये प्रेजुडाइज है अगेंस्ट वुमेन, वुमेन का अधिकार है, ये सब काम की थी। और फिर अभी वोट पाने के लिए पलट गई कि हाँ हिंदू को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो बोल रहा है कि इससे बेटर है कि वो जो वोटिंग का जो पॉलिटिक्स है कि वोट मिलना चाहिए, तो वो बेटर है कि डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर के करे, ना कि इस तरह से हिंदूज को एजेंडा लेकर के गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस दे और मतलब बेटर पॉलिसीज मेकिंग करे, मतलब डेवलपमेंट का काम करे। तो ये है वो उसका कांग्रेस का जो। अब आते हैं, ये एक न्यूज़ है इसका। अच्छा, विराट का डिसमेंटलिंग करने का बात हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी है कि अभी आईएनएस जो विराट है, पहले क्या था ना, आईएनएस विराट को जो नेवी में है वो पहला ये देखा जाए तो बोल मतलब इसको डीकमीशन करके इसको पहले म्यूजियम का मतलब म्यूजियम में चेंज करने का बात था, लेकिन फिर बाद में बात आया कि इसको नहीं, इसको पूरा डिसमेंटलिंग ब्रेक करके और इसको जैसे स्क्रैप में मतलब बेच देने का बात हो रहा था। तो म्यूजियम प्रपोजल को तो खैर नहीं मानी, लेकिन मतलब उसको डीकमीशन करके और फिर मतलब स्क्रैप में जो बेचने का बात है, तो इसमें कुछ लोग पिटिशन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोले हैं कि ये जो मतलब पिटिशन दिए थे कि ये जो आईएनएस विराट है ये हमारा पहला है और मतलब पहला शिप है नेवी का, लेकिन इसको इस तरह से स्क्रैप में बेच के जो इस मतलब नहीं बेचना चाहिए, तो इसीलिए उसको मतलब बहुत सारे आ रहे हैं उसका डीलर्स कि हाँ हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, जैसे श्री राम ग्रुप ऑफ वो परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वही वो बोल रहे हैं कि स्क्रैप में नहीं बेचना चाहिए। तो अभी इसीलिए उसको स्टेटस को लगा दी है कि अभी जैसा है वैसे ही छोड़ दो, बाद में देखते हैं। तो अभी स्टेटस को लगा दिए, स्टे लगा दी।
फिर ये आते हैं, ये ट्रांस फैट से रिलेटेड है। तो ट्रांस फैट का क्या है? तो अभी एफएसएसआई बोली, ये तुम लोग का ही पढ़ने का है। अभी क्या है ना कि अभी 2021 में 3% कैप लगा दिए कि ट्रांस फैट जो यूज करते, जो कोई भी एडिबल, उसको प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रिजर्व करने के लिए ट्रांस फैट यूज किया जाता है, ठीक है। और बोला है कि अच्छा, ये जो बोलते हैं कि ये नेचुरली अकर करता है मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में, ताकि उसका जो प्रोडक्ट का जो लाइफ हो उसको मतलब प्रिजर्व करने में लेस जो भी हो लेस कॉस्ट पड़े उस तरह से। तो ये ट्रांस फैट और भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट को चीप बना, मतलब उसका कॉस्ट कम करने के लिए, मतलब मेरे को ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उस कॉस्ट कम करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो वही बोला गया है कि ये ट्रांस फैट है, इसका यूज़ 3% ही होना चाहिए। मतलब ये एफएसएसआई ये बोली है कि अभी 2021 में 3% ही होना चाहिए, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके 2% लेके आना है। मतलब इसका लिमिट, क्योंकि ईयू और बहुत सारे जो कंट्रीज है उसमें ऑलरेडी 2% आ चुका है। तो मतलब यूरोपियन यूनियन ने ये रेगुलेशन अपनाई है, जो 2021 में अप्रैल से वो आ जाएगा कि 2% ही है। तो एफएसएसआई जो इंडिया की है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बोली है कि हमारा भी 2% हो जाएगा, मतलब करना है 2023 तक, लेकिन अभी वो 3% कैप लगाई है, उसी से रिलेटेड है। और ट्रांस फैट के बारे में भी है कि वो उससे क्या होता है, मतलब ये क्या है, हाई ये मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल तो सर पढ़ाई है, तो ये पढ़ लेना, उसी से, दोनों ही उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अच्छा अच्छा, बहुत सारा न्यूज़ अभी है, तो आज तो बहुत लंबा क्लास हो गया। देखते हैं कल सुबह हम यही क्लास ले लेंगे फिर से, क्योंकि अभी तो और ज़्यादा नहीं लेंगे। जितना दूर पढ़ाएं उतना दूर किसी को कोई डाउट है?